आपसे निवेदन है कि जब डिजिटल मीडिया डे पे थोड़ा सा हम लोग का मार्गदर्शन करें, कैसे कैसे हम कर रहे हैं। ऐसे तो इस कार्यक्रम को विज्ञान भवन में कराने की योजना पिछले वर्ष ही हमने बनाई थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं बनी और हम डिजिटली एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो श्रीमान नरेंद्र भंडारी जी अपने बीच आ रहे हैं। नरेंद्र जी जी, अनम्यूट कर ले भाई साहब, अपने आप को अनम्यूट कर ले। हाँ संजय जी, आवाज आ रही है। जी जी आ रही है, बोले। आदरणीय पवन जी आए हैं, नहीं आए अभी बीच में? नहीं, अभी नहीं आ पाए हैं, मैं उनको देख रहा हूँ। अच्छा। और जुड़ लेंगे आदरणीय वो, अध्यक्ष जी, जुड़ेंगे अपने बीच। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपके अनुमति से मैं बोलना शुरू कर रहा हूं। मैं अध्यक्ष जी अनूप चौधरी जी हमारे बीच बैठे हैं। दोस्तों, आज डिजिटल मीडिया डे हम लोग जो है कई सालों से मना रहे हैं। ये चौथा साल है। ये किसी यूनाइटेड नेशन की अपील नहीं है, ना किसी प्रेस काउंसिल की अपील है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपील है, ना डीएवीपी, ना सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अपील है। ये हम लोगों ने खुद का, हमारा डिसीजन है, हमारी यूनियन का डिसीजन है ये वाला, कि हम हर 25 अगस्त को पूरे देश में डिजिटल मीडिया डे मनाएंगे। आज पूरे देश में जो है डिजिटल मीडिया डे हम लोग मनाया जा रहा है। किस तरह मनाया जा रहा है? हर हर साल तो बड़ा फंक्शन करते हैं। जो पुराने साथी हैं वो जानते हैं कि हम लोग जो है बड़ा फंक्शन करते हैं, उसमें 100-150 पत्रकारों को सम्मानित भी करते हैं। सम्मान तो खैर इस बार भी देंगे, लेकिन वो रौनक जो चकाचौंध जो होती थी वो इस बार दिखाई नहीं दे पा रही है। लेकिन अब मजबूरी है, कोरोना है, तो आप समझ ही सकते हैं। दोस्तों, 4.5 साल पहले जब हम लोग जो है डिजिटल मीडिया की बात करते थे, 4.5 साल पहले की बात है ये, अपने पत्रकार साथियों से, और डिजिटल मीडिया के लिए आवाज उठाते थे कि डिजिटल मीडिया के ये होना चाहिए, तो हमारे पत्रकार साथी हमारा विरोध करते थे। हमारे साथी हमारा विरोध करते थे, और कई ट्रेड यूनियन, कई पत्रकारों के संगठन कि ये क्या यूनियन है, ये नई नई डिजिटल मीडिया की बात करते हैं। डिजिटल वो पत्रकार थोड़ी है, वो डिजिटल मीडिया वाले तो पत्रकार होता नहीं है। वो लोग ये कहते थे। हम कहते थे कि आप शांति से चलो, और आने वाला टाइम जो है आप देखना। हम लोग एक उसी दिन कहते थे 4.5 साल पहले कि आने वाला टाइम जो है डिजिटल मीडिया का होगा, और वो दोस्तों आपके सामने है। और कोरोना जो काल जो चल रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है डिजिटल मीडिया ने प्ले किया है। बहुत बड़ा रोल डिजिटल मीडिया ने प्ले किया है। एक फैक्ट्स जो है ना, डिजिटल मीडिया की क्या भूमिका है, वो एक फैक्ट्स जो है खुलकर सामने आ गए हैं इस कोरोना काल के अंदर। जब से कोरोना जो लॉकडाउन शुरू हुआ तो घरों में अखबार आने बंद हो गए। जब अखबार आने बंद हो गए तो लोग को सूचना के लिए क्या देखे, फिर उन्होंने टीवी खोलने शुरू कर दिए। लोग ये टीवी बैठ, एक टीवी है घर पे, ज्यादा से ज्यादा 2 टीवी होंगे। कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है, कोई न्यूज देख रहा है, तो उसको वो न्यूज देखनी पड़ रही है जो कि चैनल वाले उसको दिखा रहे हैं। वो न्यूज उनको देखनी पड़, लेकिन वो जो चीज वो जानना चाहते हैं कि कोरोना को लेकर क्या हो रहा है, क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं, कितने कोरोना, वो देखने के बजाय उनको दिखाया जा रहा है सास बहू के सीरियल दिखाए जा रहे हैं, सास बहू के झगड़े दिखाए जा रहे हैं। तो उससे जो है लोग निराश हो गए कि क्या है ये। हम लोग जब कुछ और देखना चाहते हैं, तो फिर वो उसके बाद जो है वो तीसरा स्टेप उन्होंने लिया डिजिटल की तरफ। क्योंकि मोबाइल तो हर एक के पास है ही, एक रिक्शा वाले से लेकर और करोड़पति अरबपति हर एक के पास मोबाइल है इस समय। तो सभी मोबाइल यूज कर रहे हैं, और सारे नेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि नेट तो सस्ता है आज की डेट में। तो वहां पर जो है जो डिजिटल मीडिया की भूमिका, वहां पर उनको पता लगी कि डिजिटल मीडिया की क्या भूमिका है और कितना अहम रोल है डिजिटल मीडिया का। और हम लोग जो देखना चाहते हैं वो तुरंत जो है एक से एक बटन क्लिक करते हैं, जो हम देखना चाहते हैं वो हमारे सामने आ जाता है। हम क्या देखना चाहते हैं, मान लो हम कोरोना को देखना चाहते हैं कि कोरोना के कितने पेशेंट बढ़े हैं, एक बटन क्लिक किया, सामने आ जाता है कितने पेशेंट बढ़े हैं, नॉर्थ इंडिया में कितने बढ़ गए, दिल्ली में कितने हैं, यूपी में कितने हैं, सारी डिटेल सामने आ रही है। और अभी ये जो मामला चल रहा है लेटेस्ट जो है, ये अपना सुशांत सिंह वाला मामला, बहुत अहम रोल रहा है इसमें डिजिटल मीडिया का भी। फैक्ट्स क्या है वो तो खैर बाद में पता लगेगा, जांच चल रही है, लेकिन अहम रोल रहा है इसमें डिजिटल मीडिया का, बहुत अहम रोल रहा। चैनल वाले रात 10 साढ़े 10 तक लेटेस्ट खबरें दिखाते हैं, उसके बाद वही रिपीट शुरू होता है, सुबह 6 बजे तक वही रिपीट चलता रहता है। लेकिन जो डिजिटल मीडिया है वो 24 आवर्स वर्क कर रहा है। किसी को रात को 2 बजे भी खबर देखनी है कि इस मामले में क्या चल रहा है, तो रात को 2 बजे उसको लेटेस्ट खबर मिल जाएगी। पोर्टल खोलेगा, अच्छे न्यूज पोर्टल्स हैं, यूट्यूब चैनल है, वो देखेगा तो उसके सामने लेटेस्ट चीजें सामने आ जाएगी। तो ये इसी मामले में दोस्तों फिक्की की एक रिपोर्ट बड़ी है, एक 2 साल पहले फिक्की की रिपोर्ट भी आई है कि देश में जो है इस समय
जबरदस्त तरीके से डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। और वो आपके दोस्तों आपके सामने है। हम सारे लोग आज डिजिटल मीडिया डे भी मना रहे हैं, और डिजिटल मीडिया जो है लगातार, और इसका अब दोस्तों एक नया एक रूप जो है, जितने भी बड़े बड़े मैं अखबार हैं, ये बड़े बड़े चैनल हैं, सब लोग अपने आप को अब धीरे धीरे करके डिजिटल मीडिया की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। अखबार है किसी का, प्रिंट मीडिया से जो है वो अपने आप को डाइवर्ट होके, प्रिंट मीडिया तो चल रहा है उनका, कोई 24 पेज का अखबार निकालता है तो 12 पेज का निकाल रहा है, लेकिन वो अपने साथ साथ जो है डिजिटल मीडिया उन्होंने अपने आप को बढ़ा लिया। सारे सारे जितने बड़े जो है वो अखबार हैं, सारे डिजिटल मीडिया की तरफ प्रमोट होने शुरू हो गए हैं। और जितने बड़े चैनल हैं, उन वो कहते हैं कि हमारी खबर जो यहाँ नहीं दिख रही तो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लो, हमारे पोर्टल पर देख लो। ये सारी चीजें जो दोस्तों काफी आगे बढ़ी हैं। डिजिटल मीडिया ने जबरदस्त जो है अपना जो है एक पूरा एक नेटवर्क जो तैयार हुआ है, पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क तैयार हुआ है डिजिटल मीडिया का। और हिंदुस्तान के अंदर हमारी कंट्री में जो है बहुत अहम रोल है डिजिटल मीडिया का। अगर किसी को लेटेस्ट कोई भी चीज चाहिए होती है, कोई भी जानकारी चाहिए होती है, तो डिजिटल मीडिया के थ्रू जानना जानकारी। दोस्तों जब हम लोगों ने ये 4 साढ़े 4 साल पहले देखा कि डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है, तो हमें लगा कि कई जो हमारे साथी हैं कोई वो दूसरा रूप ना ले लें। वो समय वो उनको लगे कि भाई डिजिटल मीडिया को उनको जानकारी तो हो, टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए, क्या नॉर्म्स है वो पता होना चाहिए। तो दोस्तों हम लोगों ने जो है दिल्ली में 7 वर्कशॉप कराई हैं, पूरे डिजिटल मीडिया के 7 वर्कशॉप हम लोगों ने कराई हैं। हमारे दो साथी यहाँ पे बैठे भी हुए हैं, तीर्थंकर सरकार और अविनाश कुमार सिंह। और इसके अलावा कई डिजिटल मीडिया के कई टेक्निकल एक्सपर्ट जो है वो उन वर्कशॉप में आते थे, और बकायदा लेक्चर होते थे, 2-2 घंटे के लेक्चर होते रहे हैं। उनको बताते थे कि डिजिटल मीडिया क्या है, किस तरह आगे बढ़ना है, और आर्थिक रूप से कैसे आपको जो है इसमें आगे बढ़ना है, और टेक्निकल क्या क्या प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं। हम लोग मौके पर उनका हल बताते थे कि भाई ये हल है, इसका ये करना पड़ेगा, ये चीज करो, ये चीज करो। दोस्तों हम लोग पूरा 2 घंटे की वर्कशॉप चलती रही है। हम लोग जो है आज तक 1 रुपया एक्सरसाइज नहीं लिया, एक पत्रकार से हम लोगों ने वर्कशॉप कराने का 1 रुपया नहीं लिया। हम लोग अपनी जो हिसाब से जो चाय नाश्ता, कई बार लंच भी हम लोगों ने कराया। तो ये सारी चीज हम लोग जो है अपने बिरादरी के लिए हम लोग करते रहते थे। आज की डेट में दोस्तों डिजिटल मीडिया काफी एस्टेब्लिश हो गया है। सरकार क्या कर रही है, सरकार में हमारा क्या रोल है, वो संजय उपाध्याय जी अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो डिजिटल मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए हमारी यूनियन ने एक बड़ा अहम कदम उठाया है, और हम लोग आपको अश्योर करते हैं कि आपकी जो भी समस्याएं आएंगी, अभी पिछले दिनों कई समस्याएं आई हैं हमारी जानकारी में, और हम लोगों ने उसका निदान भी किया, उसका हल भी निकाला। कुछ कलेक्टर ने बंद भी किए चैनल, यूट्यूब चैनल, हमने उसका भी विरोध किया। कुछ विज्ञापन पॉलिसी जो गलत आ गई, हम लोगों ने उसका भी विरोध किया। तो जहां विरोध करना होता है हम लोग करते हैं, और जहां सरकार से हम लोगों ने कुछ कहना होता है तो हम अपनी आवाज मुखर तरीके से आवाज उठाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आगे भी मैं कुछ बोलना चाहूंगा, तो एक बार मैं लास्ट में कुछ और भी बोलूंगा मैं, तो मैं चाहूंगा कि अब संजय जी जो है आगे का संभालें। संजय जी। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। आपने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें कही हैं, और आज का ये कार्यक्रम इसलिए भी ज्यादा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल डिजिटल भारत को बनाने के लिए डिजिटल मीडिया के बिना तो डिजिटल भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मैं अपने मुख्य अतिथि बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं, वो जुड़े हैं, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए जितने भी उनके लिए सबसे आगे और सबसे प्रखर होकर विषयों को उठाता है। आप सब जितने लोग फील्ड में हैं, जितने लोग अपना यूट्यूब चैनल, पोर्टल या जो भी डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं, उसमें कितनी समस्याएं आती हैं, हाँ, वो सब जग जाहिर है। उन समस्याओं का समाधान भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो तो आर्थिक पक्ष को लेकर आती है। सबसे बड़ी समस्या आर्थिक पक्ष को लेकर आती है, और सरकार की तरफ से कोई विज्ञापन का इसमें सिस्टम है नहीं। तो निश्चित रूप से इसको हम खुद से हमें इसको कैसे आगे बढ़ाना होगा, इन सब विषय पे हम आगे और भी बातचीत करते रहेंगे। अपने साथ एक्सपर्ट हैं अपने बीच श्रीमान पवन कुमार जी,
जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं वो जुड़ गए हैं। वो मैं एक बार श्रीमान पवन कुमार जी का एक बार परिचय फिर से करा दूं, चूंकि परिचय आप सबों का है। एक मैं परिचय, श्रीमान पवन कुमार जी भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं और हमारी समस्याओं को सबसे ज्यादा प्रमुखता से अगर हम आज उठा पाए हैं तो उसमें आपका आशीर्वाद है और आपका सहयोग के बिना ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम लोग इस विषय को इतने प्रमुखता से उठा पाते। आज के डिजिटल मीडिया डे में मुख्य अतिथि होने के नाते मैं एक बार, चूंकि इसमें फिजिकल तो नहीं है, मैं अपने अध्यक्ष श्रीमान अनूप चौधरी जी को बोलूंगा कि भाई साहब का स्वागत करें, शब्दों के द्वारा ही स्वागत करें। अनूप चौधरी जी। पवन जी का स्वागत करें, अनम्यूट करें अपने आप को और स्वागतार्थ। हाँ, पवन जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और मार्गदर्शन की अपेक्षा रखते हैं। पवन जी ने WGI के लिए राष्ट्रीय स्तर तक हमारे मुद्दे उठाए हैं और डिजिटल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया को बढ़ावा देने के लिए सबकी इन्होंने पीठ थपथपाई है। तो हमें उम्मीद है ये आज भी हमारा अच्छा मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ मैं पवन जी को फिर इनका एक बार मन से आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद, स्वागत WGI में जी। अब मैं एक बार पवन जी से निवेदन करूंगा कि डिजिटल मीडिया डे के अवसर पे आज के जितने भी पत्रकार बंधु जुड़े हैं वो सब डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए बंधु हैं। इनकी समस्या सबसे ज्यादा समस्या है, तो आज कुछ ज्यादा समस्याओं का बात हम नहीं करेंगे। निश्चित रूप से समस्याएं हैं तो बात हम करेंगे उसकी। तो एक बार आपसे निवेदन करते हैं भाई साहब कि हम लोग का थोड़ा मार्गदर्शन करें। नहीं संजय जी, मेरा निवेदन क्या है संजय जी जी, एक बार किसी कार्यकर्ता ने 5-7 मिनट मेरे से पहले बोलना चाहिए, फिर मैं उसके बाद बोलता हूँ। किसी एक कार्यकर्ता को बुलवाइए। ठीक है भाई साहब। अब चूंकि एक बार जैसा हुआ है तो मैं नरेंद्र भंडारी जी को फिर से आमंत्रित करूंगा और डिजिटल मीडिया डे मनाने का औचित्य और जो विषय आप और रखना चाह रहे थे उस विषय को एक बार रखें। पवन जी को भी ध्यान में रहेगा। आपके बाद फिर पवन जी का मार्गदर्शन अपने को मिलेगा। उसके बाद से अपना जो आज कार्यशाला है जिसमें अपने को बहुत अहम जानकारियां मिलने वाली हैं उसका हम प्रारंभ करेंगे। नरेंद्र जी, आप विषय को जो रखना चाह रहे थे एक बार फिर से रखें। आदरणीय पवन जी को नमस्कार। संजय जी, आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए भंडारी जी, बोलिए। हाँ पवन जी, हम लोगों ने जो है करीब 4 साल से हम लोग जो है डिजिटल मीडिया डे मना रहे हैं। बेसिकली डिजिटल मीडिया डे मनाने की अपील ना तो यूनाइटेड नेशन की है, ना प्रेस काउंसिल की है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ना सूचना मंत्रालय की है। कोई ऐसी किसी की भी ऐसी अपील नहीं थी। हम लोगों ने जो 4.5 साल पहले जब देखा कि देश में डिजिटल मीडिया का लगातार वर्चस्व बढ़ रहा है तो हम लोगों ने डिजिटल मीडिया को प्रमोट करना शुरू किया हमारी यूनियन ने। और हमें लगा कि आने वाला टाइम जो है, हमारे पत्रकार साथी हमारा विरोध करते थे कि क्यों इतना प्रमोट करते हो डिजिटल मीडिया को, ये कोई पत्रकार थोड़ी होते हैं। तो हमने उनसे कहते थे कि आने वाला टाइम जो है, आने वाला टाइम डिजिटल मीडिया का, ऑनलाइन मीडिया का, वेब मीडिया का आने वाला टाइम है, ये आप देख लीजिएगा। और आज पवन जी आपके सामने है कि इस समय देश भर में डिजिटल मीडिया जितनी तेजी से आगे बढ़ा है उतने सारे जितने भी माध्यम दूसरे हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सबको पीछे कर दिया डिजिटल मीडिया के अंदर। और ये जो कोरोना काल जो हुआ है, कोरोना काल में जो है, कोरोना महामारी के दौरान अखबारें लोगों के घरों में आती नहीं थी। लोग जो टीवी चैनल, जो लोगों को समाचार चाहिए होता था तो टीवी चैनल खोलते थे। टीवी चैनल में वो कोरोना की खबर देखने लगते थे तो उनके सामने सास बहू के कोई सीरियल आने झगड़े शुरू हो जाते थे। सास बहू के सीरियल हो गया, ये जो चर्चाएं चलती हैं टीवी चैनलों में, चर्चाएं शुरू हो जाती थी। चर्चाएं होनी चाहिए लेकिन इतने दिन रात चर्चाएं करते रहना और खबरें के बजाय
लोग चाहते थे कि उनको कुछ देखने को मिले कि कोरोना में हो क्या रहा है, दिल्ली में कितने पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्या कोई इसकी वैक्सीन आ रही है या नहीं आ रही है। इसको लेकर जो है डिजिटल मीडिया ने एक अहम कदम उठाया, और हर आदमी के पास मोबाइल है और नेट सस्ता है, तो हर आदमी जो है इस समय जो है मोबाइल से जुड़ा हुआ, नेट से जुड़ा हुआ है। और हमारी जो जनरेशन, जो आने वाली जनरेशन है, हम अपने बच्चों से कहते हैं कि हमारे फादर हमें कहते थे कि हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ा करो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ा करो। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि अखबार पढ़ो, कह रहे पापा क्या करना है, जो चीज चाहिए हमें, ये मोबाइल तो है, जो चीज हमें चाहिए देख लेंगे इसी में, नेट पे तो सब आ ही रहा है। तो इसमें जो डिजिटल मीडिया का बड़ा अहम भूमिका रही है। डिजिटल मीडिया ने एक बहुत अहम रोल अदा किया है पूरे मीडिया जगत के अंदर, और लोगों को हर सेकंड की एक खबरें जो है वो देखने को मिल रही है। कल मैं अपना 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 मोबाइल उठा के देखा मैंने, तो पवन श्रीवास्तव जी खबर दे रहे थे उसमें कि अपना हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को कोरोना हुआ। मैं लगातार सारे चैनल पलट के देख रहा था कि किसी चैनल में मुझे खबर दिखाई दे जाए। करीब 20 मिनट बाद एक चैनल ने खबर दिखाई कि हरियाणा के चीफ मिनिस्टर को जो है कोरोना पॉजिटिव है। तो इसमें यहाँ अहम रोल पता लगता है कि कितना अहम रोल है डिजिटल मीडिया का। हम लोग लगातार जो है पिछले 4 साल से डिजिटल मीडिया डे मनाते हैं। पहले काफी बड़े फंक्शन करते थे, लास्ट ईयर भी किया, उससे पहले भी किया एनडीएमसी में ऑडिटोरियम में। पर इस बार तो आप जानते हैं कि भाई कोरोना की वजह से जो है बड़ा फंक्शन हो नहीं सकता था, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको डिजिटलाइज किया जाए, डिजिटल के थ्रू ही किया जाए। और हम लोगों ने जो है आवेदन, नॉमिनेशन करवाए कि अपनी डिटेल भेजिए, पूरा एक जो है गूगल फॉर्मेट है वो वाला। और हम लोगों ने टेक्निकल कमेटी के पास भेजा, और उस अलग अलग कमेटियों के पास भेजा, 2 कमेटियां हमारी थी हमारी, उन कमेटियों ने जो डिसाइड किया उसको लेकर हम लोगों ने जो है आज पत्रकारों का, डिजिटल मीडिया के जो पत्रकार उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। और इसके अलावा सरकारी लेवल पर पवन जी जो आपका रोल रहा है वेब मीडिया को आगे बढ़ाने में, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा रोल किसी का पूरे देश में इतना बड़ा कोई रोल रहा हो, क्योंकि उसकी जानकारी तो आप ही दे सकते हैं हम लोगों को, क्योंकि आप ही लोगों ने हमें आगे बढ़ाया कि कैसे आगे बढ़ाना है वेब मीडिया को, क्या क्या करना है। और मुझे ध्यान है कि आपने स्पेशल हम लोगों की मीटिंग रखवाई, इसकी बकायदा हम लोगों से लेटर, आप ही ने लेटर तैयार करवाया हमारी मौजूदगी में बैठ के और मंत्री जी से मिलवाया, और आज वो जो काफी आगे बढ़ रहा है, जिसकी जानकारी आप हमें देंगे, मुझे पता है। मैं इतना ही कहना चाहता था पवन जी, बाकी आपका आशीर्वाद मिलेगा। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र जी। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्रीमान पवन जी से निवेदन करूंगा कि हम लोग का मार्गदर्शन करें, और जितने भी लोग आज के इस कार्यक्रम में सम्मानित होने के लिए जितनों का नामांकन तो लगभग 717 लोगों का आया है। 2 टेक्निकल टीम मिलकर उसको स्क्रूटनाइज करके, और 200 लगभग 270 के आसपास लोग हैं, जो बहुत करने के बाद भी हम लोग उतना तो करना ही पड़ा है, तो उन लोगों का हम लोग फिर घोषणा भी करेंगे। तो जिनको नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग कोई अच्छा काम नहीं किए हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया है, लेकिन आगे की तैयारी उनको करनी होगी। जी, तो मैं श्रीमान पवन कुमार जी से निवेदन करूंगा कि हम लोग का मार्गदर्शन करें। भाई साहब अनम्यूट कर ले एक बार। सॉरी, वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय संजय जी, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए डिजिटल मीडिया के मेरे पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं डिजिटल मीडिया डे दिवस की आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। आपने इस कार्यक्रम में, ये बड़ा अच्छा लगता है जानकर कि 717 लोगों ने और आवेदन किया है कि हम भी अवार्ड की रेस में हैं, अवार्ड की दौड़ में हैं। ये अच्छा लगा। और जो 270 के आसपास पत्रकार सफल हुए हैं इस दौड़ में, मैं उन सबको भारतीय मजदूर संघ की ओर से बधाई देता हूं, उन सब मित्रों का अभिनंदन करता हूं, अपेक्षा भी करता हूं बाकी सबसे भी। आज इस मीडिया की भागम भाग में डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की जहाँ एक जिम्मेदारी है कि न्यूज के मामले में अपडेट रखना, वह एक दूसरी भी बड़ी जिम्मेदारी है, वह न्यूज की विश्वसनीयता बनाए रखना।
आज सोशल मीडिया में बहुत बड़ी, जैसे हम सब ने पिछले दिनों देखा, एक बहुत बड़े पत्रकार ने, अपने आप को जो बहुत बड़ा पत्रकार मानते हैं, उन्होंने एक समाचार चला दिया और सोशल मीडिया में सबसे पहले चल गया वो। देश के पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय प्रणब मुखर्जी को लेकर के और एक स्टेटमेंट चला दिया एक बड़े पत्रकार ने, मैं पहले कि तू पहले, सबसे आगे, सबसे पहले कौन, तो मैं। इस दौड़ में उन्होंने एक समाचार चला दिया और दुर्भाग्य ये है कि वो समाचार गलत निकला और सौभाग्य से देश के पूर्व राष्ट्रपति महोदय पर भगवान का आशीर्वाद अभी तक बना हुआ है। हम अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार भगवान का आशीर्वाद उन पर बना रहेगा। किंतु डिजिटल मीडिया में सोशल मीडिया की विश्वसनीयता बनी रहे, ये हम सब का एक बड़ा दायित्व मैं मानता हूं, मैं समझता हूं, ये हम सबको करना चाहिए। एक दूसरी बात, जो इस कोरोना काल में समाचार आते हैं बहुत ही कष्टदायक है। कभी आगरा का समाचार आता है, कभी गाजियाबाद से समाचार आता है, कल एक बलिया से समाचार आया, पत्रकार की हत्या कर दी गई। यानी आज के इस जमाने में जहां हम डिजिटल मीडिया और डिजिटल भारत और क्या क्या भारत बना रहे हैं, उसमें हमारा पत्रकार, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं, यह एक बड़ा प्रश्न आज समाज के सामने, सरकार के सामने, मीडिया जगत की यूनियन के सामने एक बड़ा प्रश्न खड़ा है कि हमारा ये जो पत्रकार मित्र है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में होगा, प्रिंट मीडिया में होगा, सोशल मीडिया में होगा, डिजिटल मीडिया में होगा, उसका सर्वाइवल होगा कि नहीं, यह अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। कल एक बड़ा दुखदाई समाचार बलिया से आया, एक पत्रकार मित्र की हत्या कर दी गई। यानी आज डिजिटल मीडिया के सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उसकी पहचान भी नहीं है, उसको पीआईबी रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है, उसको स्टेट की मीडिया एजेंसियां, गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज भी नहीं करती है कि वो भी कोई पत्रकार है, वो भी कोई समाचार का संकलन करता है। जो रिकॉग्नाइज पत्रकार हैं, जिनको पीआईबी का परमिशन मिला है, पीआईबी की साइट पर जिनका नाम मिलता है, उन्हीं की लाइफ खतरे में है। उन्हीं के मामले में सरकार अपने आप को असहाय महसूस करती है, बाद में कुछ पैसा दे करके और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती है। या बहुत हुआ तो अगर मान लिया उसके हत्यारे पकड़े भी गए, उनको सजा भी हो गई, किंतु ये जो परिवार है, इसके ऊपर क्या क्या बीतती है, यह अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करता है सारी व्यवस्था पर। और उसमें भी जो डिजिटल मीडिया है, जिसकी मान्यता भी नहीं है पत्रकार इस नाते से, कहीं छोटी बड़ी कोई होगी, बड़े पैमाने पर अभी तक डिजिटल मीडिया को सरकार ने, मुझे मालूम है पीछे जब हम सरकार के साथ गए थे कि ये जो 1956 का आपका कानून है जर्नलिस्ट एक्ट का, इसमें अमेंडमेंट करिए, अमेंडमेंट करके इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, वेब मीडिया, पोर्टल मीडिया को जोड़िए। बहुत मेहनत करने के बाद भी फाइलों में क्या क्या चल रहा है वो अलग विषय है, किंतु नेट रिजल्ट के नाते मेरे हाथ में, आपके हाथ में अभी तक कुछ आया नहीं। क्या आएगा, कैसे आएगा, कल क्या होगा, पता नहीं। तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा है। जिस डिजिटल मीडिया की को सरकार आज तक मान्यता नहीं दिया, किसी प्रकार का रिकॉग्नाइजेशन उसको नहीं मिला, उसका अगर पत्रकार, उसका जीवन खतरे में आया तो उसके लिए कौन जवाबदेह होगा? तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न खड़ा है। इसलिए आज के इस दिन पर ये खुशी का मौका है वैसे तो, क्योंकि हमारे जिन पत्रकारों को अवार्ड मिला है, जिनके नाम की घोषणा होगी, वो सब प्रफुल्लित होंगे, होना भी चाहिए, और इस दौड़ में सबको एक दूसरे से आगे जाने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। किंतु ये जो दूसरा पक्ष खड़ा है, मुझे लगा कि आज इसकी चर्चा भी करना ये एक आवश्यक बिंदु होगा। एक और बात कहना चाहता हूं मित्रों, क्या है कि सरकार, मैं गांव का आदमी हूं, गांव की भाषा में बात करूं अगर आपसे,
और मेरी भाषा को आप तुरंत पकड़ लेंगे। पंजाबी में कहावत है, सरकार मानती है जोरों को, लाख लानत है कमजोरों को। कमजोर की बात दुनिया में कोई नहीं सुनता। एक दूसरी भी बात कही है पुराने लोगों ने कि अश्व नेव च गज नेव च सिंह नेव च नेव च अजा पुत्रम बलिम दद्यात देवो दुर्लभ खात का। देवता भी घोड़े की बलि नहीं मांगते, हाथी की बलि नहीं मांगते, और शेर की बलि तो कभी नहीं हो सकती, किंतु उनको भी बलि किसके चाहिए? अजा पुत्र यानी बकरी के बच्चे की बलि चाहिए। यानी देवता भी कमजोर के साथ आकर खड़े नहीं होते, वह भी उसके लिए घातक ही होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ खड़ी हो, सरकार हमारे साथ न्याय करे, ध्यान रखना इस देश में जितने भी कानून बने, मित्रों आप किसी भी कानून के इतिहास में जाएंगे तो ध्यान आएगा कि एक बड़ा बलिदान, एक बड़ा संघर्ष उसके पीछे और खड़ा जब रहता है तब वो जाकर के कानून में परिवर्तित होता है। बिना बलिदान के, बिना नौकरियां गवाए, बिना अपने आप को दांव पर लगाए कोई सुनता नहीं, कोई कानून बदलता नहीं। एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, बड़ी गंभीर बात आपके साथ करना चाहता हूं। आज के जितने भी कानून बने हुए, ये इसका संघर्ष शुरू हुआ 1884 में विधिवत शुरू हुआ। वास्तव में इसका संघर्ष शुरू हुआ 1856 में। 1856 में संघर्ष शुरू हुआ और पहली नाम मात्र की सफलता मिली आकर के 1923 में, और फिर मिली 1926 में। और बाद में सारे कानून जितने बने हमारे सामने वो सब 47-48 के बाद आकर के कानून बने। यानी देश की आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ 1857 में, किंतु मजदूरों के लिए पहला संघर्ष हुआ 1856 में, और बड़ी सफलता मिली 1923-26 में, और बाद में 47-48 के बाद मजदूर आंदोलन को सफलता मिली। इसका अर्थ यह है कि इन सफलता के पीछे भी लगभग 90 वर्ष का एक लंबा इतिहास है। उसके कारण से कानून बने, और वह कानून बनाने में एक बड़ी भूमिका जिसने निभाई, मैं बहुत श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक उनको याद करते हुए आपसे चर्चा करना चाहता हूं। एक लंबा संघर्ष किया डॉक्टर भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर ने। अंबेडकर ने जो खुद भोगा, उसके कारण से उनको जो कानून बनाने की एक सुविधा मिली एक समय, तो उन्होंने मजदूरों के पक्ष में बहुत सारे कानून बनाए। मेरा मानना यह है कि एक अगर लंबा संघर्ष करने की मानसिकता नहीं, हाँ एक दूसरी बात भी भारतीय मजदूर संघ की नीति के नाते जो हम कहते आए हैं, संघर्ष और संवाद। सरकार से संघर्ष करो, सरकार से संवाद करो। अभी कानून बन रहे, अभी वेज कोड आ गया, वेज कोड यूनिवर्सल है, उसमें सबको उस दायरे में लाया गया है। पत्रकारों के लिए भी एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, बनाई जाएगी, उस कानून में प्रावधान किया गया है। कानून तो बन जाएंगे। पीछे भी वेज बोर्ड की रिपोर्ट आई, कानून इंप्लीमेंट होंगे क्या? इंप्लीमेंट क्यों नहीं होते? तो संघर्ष खड़ा नहीं होता पत्रकारों का। मेरा बहुत विनम्र आग्रह आप सबसे मित्रों से कि एक बड़ा संघर्ष खड़ा करिए देश भर में। देश भर में अगर पत्रकार संघर्ष करेंगे, ध्यान रखना, आज छोटे पत्रकारों को, डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को, स्थानीय समाचार पत्र के पत्रकारों को समाज भी मान्यता नहीं देता। सरकार तो देती ही नहीं, समाज भी नहीं देता। तो समाज के सामने भी अपना सकारात्मक पक्ष कैसे खड़ा होगा? अपना सकारात्मक पक्ष खड़ा हो, वह एक मुद्दा है। सरकार के सामने अपनी जो मूलभूत आवश्यकताएं वो सरकार के सामने जाए, और जाने से कुछ होता नहीं। मैं बहुत विनम्रता से कहता हूं, सरकारें तब झुकती है जब झुकाने वाला हो। यानी एक बड़ा संघर्ष अगर खड़ा हो, उसके पीछे सरकार को लगे कि तुमको हिला सकते हैं। जब इतना बड़ा संघर्ष खड़ा होता है, और ध्यान रखना इस समय की केंद्र की सरकार
और या प्रदेश की सरकार, इस समय लंबे समय के बाद, मुझे जितना ध्यान में है, 1984 में राजीव गांधी की एक मजबूत सरकार बनी थी। उसके बाद अब इतने बड़े बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार केंद्र में बैठी है। उस मजबूत सरकार के सामने अगर लड़ाई मजबूत नहीं हुई तो कर्मचारी जगत को, मजदूर जगत को, पत्रकार जगत को एक बड़ा नुकसान होने की संभावना है। इसलिए लड़ाई कैसे मजबूती से लड़ी जाएगी, इसकी एक योजना करेंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिल सकती है। आज भारतीय मजदूर संघ, मेरे पत्रकार मित्र भारतीय मजदूर संघ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, विचार रखते हैं, मुझे नहीं पता, किंतु हम अपनी भूमिका पर स्पष्ट है। हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी मजदूर क्षेत्र है, उसको बचाने के लिए सब प्रकार का संघर्ष प्रारंभ किया हुआ है। कल फिर हम अगले संघर्ष की घोषणा करने वाले हैं। कल हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक है, उसमें अगले संघर्ष की घोषणा करेंगे। हम लगातार सड़क पर हैं, सरकार से संवाद भी कर रहे हैं, और आपको ध्यान आना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए, बहुत सारे मोर्चों पर हमने सरकार को रोल बैक करने के लिए बाध्य किया है। अभी अभी पिछले दिनों ध्यान होगा, अप्रैल में कोरोना का लाभ उठाकर सरकार एक काला अध्यादेश लाई बीड़ी के क्षेत्र में। बीड़ी के मामले में पिक्टोरियल वार्निंग कितनी छापना, पैकेजिंग मटेरियल पर कितना छापना, बोरा पर कितना छापना, एक बड़े जो बीड़ी उद्योग को नुकसान करने वाला एक काला अध्यादेश ये सरकार लेकर आई। भारतीय मजदूर संघ और बीड़ी जगत के उद्योगपति दोनों ने मिलकर के एक बड़ा संघर्ष किया, और उस संघर्ष का परिणाम ये निकला कि इस अगस्त मास के प्रारंभ में हम सरकार को रोल बैक करने पर हमने सरकार को बाध्य किया, और रोल बैक करके पिछली स्थिति में लाकर उस बीड़ी उद्योग को बचाने के लिए एक बड़ी भूमिका भारतीय मजदूर संघ ने तय की। ऐसी अनेक सारी उपलब्धियां मैं भारतीय मजदूर संघ की बता सकता हूं, किंतु मित्रों ये उपलब्धि तब मिलती है जब उसके पीछे, उस आंदोलन के पीछे एक बड़ी भूमिका में मजदूर हमारे साथ आकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता है। आंदोलन तो बाकी मित्र भी कर रहे, उनको सफलता इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मजदूर अगर आंदोलन को समर्थन नहीं करेगा तो समर्थन मिलेगा नहीं। इसलिए मेरा आपसे आग्रह, एक पहला आग्रह ये कि अपने संगठन को मजबूत करिए, और मजबूत करने की बारी आएगी सब प्रकार से मजबूत करिए। वो आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम हो, शारीरिक दृष्टि से भी सक्षम हो। जहाँ आदमी की आवश्यकता पड़े वहां आदमी खड़ा हो, जब पैसे की आवश्यकता पड़े वहां पैसा मिले, यानी सब प्रकार से मजदूरों को इस आंदोलन को सक्षम करना ये एक बड़ा दायित्व हम सबका है। एक विषय और बोलता हूं, दो छोटी जानकारी के साथ मैं अपनी बात की पूरे करने की ओर बढ़ूंगा। अभी 2 दिन बाद यानी 28 अगस्त को भारतीय मजदूर संघ सारे देश में पर्यावरण दिवस मनाता है। आज हम जानते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में कितने प्रकार से पर्यावरण को प्रदूषित करने का एक कुचित प्रयास हो रहा है। वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, वो वायु के क्षेत्र में हो, वो पानी के क्षेत्र में हो, वो मीडिया के क्षेत्र में हो, सब क्षेत्र में प्रदूषण फैलाया जा रहा है। अभी आपको ध्यान आया होगा, एक बड़े शायर ने देश के पूर्व चीफ जस्टिस पर कितना घटिया और घिनौना आरोप लगाया, और जब एक पत्रकार ने उससे कहा कि तुम इतना कसेला और कड़वा क्यों बोल रहे हो, तो उसने कहा आप अपनी मर्यादा में रहिए। यानी वो शायर देश के चीफ जस्टिस के लिए कुछ भी बोले तो उसकी मर्यादा, और एक पत्रकार उससे प्रश्न पूछ ले तो वो उसको मर्यादा का सबक सिखाता है। ये एक बड़ी विचित्र ये परिस्थिति खड़ी हुई है। विचित्र प्रकार का प्रदूषण फैलाने की एक कोशिश हो रही है। भारतीय मजदूर संघ सारे देश में 28 तारीख को और पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है। आप सबको ध्यान होगा, जोधपुर की एक सामान्य परिवार की महिला अमृता देवी बिश्नोई नाम की, जिसने पेड़ बचाने के लिए अपनी 2 बेटियों के साथ हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं दुनिया के इतिहास में शायद पेड़ बचाने का इतना बड़ा आंदोलन अभी तक नहीं हुआ, जिसमें 363 लोगों का बलिदान 28 अगस्त 1730 को जोधपुर के पास हुआ।
इसलिए वो चिपको आंदोलन था, उसकी याद में भारतीय मजदूर संघ पर्यावरण दिवस मनाता है। एक दूसरा कार्यक्रम 17 सितंबर को हम करते हैं, राष्ट्रीय श्रम दिवस, विश्वकर्मा जयंती। भगवान विश्वकर्मा जो मजदूरों के, कर्मचारियों के आदि देवता है, शिल्पी है, कारीगर है, कारीगर जगत के आदि देवता है, उनकी याद में भारतीय मजदूर संघ ये कार्यक्रम करता है। तो मेरा निवेदन है आप भी उस कार्यक्रम से जुड़िए, और कार्यक्रम केवल वेब मीडिया के माध्यम से नहीं, तो कार्यक्रम सड़क पर उतर करके करिए। सड़क पर उतर कर करेंगे तो हमारा विरोध रजिस्टर्ड होगा। पिछले दिनों दिल्ली में हमने देखा, चीन के खिलाफ हमारे पत्रकार मित्र दिल्ली की प्रेस क्लब के बाहर जाकर खड़े हुए, तो दुनिया में एक मैसेज चला गया कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया चीन के मुद्दे पर, चीन जब भारत में घुसपैठ करना चाहता है तो वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया क्या सोचते हैं, वो पत्रकारों को लेकर सड़क पर उतर सकती है। ऐसे ही पिछले दिनों भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर दिल्ली के पत्रकार मित्र, संख्या चाहे जो हो, मेरे सामने संख्या का प्रश्न नहीं आता, वह देश के श्रम मंत्रालय के बाहर जाकर खड़े हुए। वहां जब स्लोगन शाउटिंग, नारेबाजी हुई अपनी मांग को लेकर के, तो बाध्य होकर के देश के श्रम मंत्री को वार्ता के लिए आमंत्रित करना पड़ा। हमारे प्रदेश के महामंत्री और पत्रकार मित्र संजय जी और बाकी साथी जाकर के देश के श्रम मंत्री से बात करके आए, अपनी समस्या रख करके आए। अगर उस दिन भी वो सड़क पर जाकर खड़े नहीं होते तो शायद श्रम मंत्री से वार्ता नहीं होती। इसलिए अगर श्रम मंत्री से वार्ता होनी है तो उस दिन एक छोटी ताकत दिखाई, तो श्रम मंत्री को लगा कि बुलाकर वार्ता करनी चाहिए। अगर हम बड़ी ताकत दिखाएंगे तो किसी से भी जाकर वार्ता करेंगे, वार्ता करने का सामर्थ्य रखेंगे और समस्या का समाधान करेंगे। इस भरोसे और विश्वास के साथ एक बार पुनः डिजिटल मीडिया दिवस की, और जो पत्रकार मित्र इस अवार्ड को पाने में सफल हुए, उन सब को बधाई देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। जय भारत। जी बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपने हमारा मार्गदर्शन और साथ ही साथ जो उत्साह हमारे लिए आपने बढ़ाया है, उसके लिए हम सदैव आभारी हैं और रहेंगे। साथियों, जैसा श्रीमान पवन जी ने हम लोगों को अपने उत्साहवर्धक संबोधन से एक होने की प्रेरणा दी है और कुछ एग्जाम्पल देकर हमको बताया कि जैसे एक बीड़ी मजदूर की समस्याओं का समाधान तभी हो पाया जब सब लोग एक साथ हुए, और एक साथ और एकजुट होने में जो शक्ति है वो हमने कई अवसरों पे देखा भी है। डिजिटल मीडिया डे के दिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए जितने भी बंधु हैं, उनके सामने सबसे पहले तो ये चैलेंज है कि अपने आप को हम कैसे संगठित करें, और संगठित होकर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए जितने बंधु हैं, वो जितनी समस्याओं से जूझते हैं, उतनी समस्याओं से मुझे नहीं लगता है कि कोई पत्रकार साथी जूझता होगा। ऐसे तो समस्याएं तो सब लोगों के साथ है, लेकिन डिजिटल वाले बंधुओं के साथ बहुत ज्यादा समस्या है। तो इसलिए हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए इस पे, और एकजुट होकर हमें आगे बढ़ना है। अब इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए अपने मध्य दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो डिजिटल मीडिया में एक अपना बड़ा नाम बना रखा है, और उनका मैं परिचय आपके बीच कराऊं। उसके पहले मैं उन दोनों का, जैसे डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म चलाने के लिए, जैसे यूट्यूब चैनल हो या पोर्टल हो, इसको चलाने के लिए हम कैसे चलाएंगे, ये तो जाहिर है कि हमारे पास सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है। सरकार की तरफ से हमेशा रुकावट डाला जाता है, और डिजिटल मीडिया का कितना इंपॉर्टेंस है इस पे नरेंद्र भंडारी जी ने और श्रीमान पवन जी ने हम लोगों को व्यापक जानकारी दी है। तो अब इस पे हम अपने आप को कैसे और सशक्त बना सकते हैं, अपने पैरों पे हम कैसे मजबूत हो सकते हैं, और हम कैसे अपने बातों को सरकार तक पहुंचा सकते हैं, इन सबों पर चर्चा करने के लिए अपने साथ एक ऐसी जोड़ी है जो युवा है, हमारे छोटे भाई हैं,
और इन्होंने टेक्निकलिटी के पार्ट पे बहुत ही अपने आप को एक बड़ा ही मजबूत अपने आप को स्थापित कर रखा है। उसमें तीर्थंकर सरकार और अविनाश कुमार सिंह, ये दो ऐसी जोड़ी है जो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए समस्याओं को बहुत गहराई से बताते हैं, विशेष टेक्निकल जानकारी देते हैं, और हम लोग का बहुत कम शब्दों में ऐसे जानकारी दे देंगे कि हम अपने आप को कैसे सशक्त करें, कैसे मजबूत बनाएं, और वहां से आर्थिक रूप से भी हम अपने आप को कैसे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो ये दोनों युवा साथी को मैं आमंत्रित करता हूं, तीर्थंकर सरकार और अविनाश कुमार, आप थोड़ा हम लोगों को टेक्निकल माध्यम से बताएं कि टेक्निकली हम अपने आप को कैसे कर सकते हैं और इससे रिवेन्यू जनरेशन का कैसे सिस्टम आता है। इनके बाद हम योगराज शर्मा जी के पास चलेंगे और उनका तभी मैं आपको विस्तृत उनके बारे में जानकारी दूंगा। एक इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ आज है और उससे उनके बातों से हम अपने आप को कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। तो पहले मैं तीर्थंकर सरकार और अविनाश कुमार सिंह, ये दो युवा जोड़ी को आमंत्रित करता हूँ। संजय जी, मैं दूसरी मीटिंग में जाने की अनुमति है मुझे? अच्छा, एक मिनट भाई साहब, मैं अब चूंकि अब पवन जी अपने सुनिए, बहुत औपचारिकता मत पड़िए, वो बाकी सब हो गया था। ठीक है, मुझे अनुमति है। ठीक है भाई साहब, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। आगे भी हम आपसे सलाह लेते रहेंगे और बंधुओं को एक करने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पवन कुमार जी। अब तीर्थंकर सरकार और अविनाश जी से निवेदन है कि आप प्रकट हो जाएं और हम लोगों को गाइड करें। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है सभी को? बिल्कुल आ रही है तीर्थंकर जी, नमस्कार। आ रही है नमस्कार सर। तीर्थंकर जी हमारी आ रही है? जी नमस्कार सर, बिल्कुल आ रही। नमस्कार। तो सर सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है आज के इस वेबिनार में। जैसा कि सभी लोगों को पता है, आज हम लोग करीब 4 साल से डिजिटल मीडिया दिवस जो है वो 25 अगस्त को मनाते आ रहे हैं। हमारे माननीय राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी सर ने इसकी शुरुआत करी और एक अहम योगदान उनका इसमें रहा डिजिटल मीडिया को आगे बढ़ाने को लेकर, और समय समय पर वो प्रयास करते रहे कि किस तरीके से डिजिटल मीडिया के पत्रकारों को मान्यता दी जाए, किस तरीके से डिजिटल मीडिया को बढ़ावा दिया जाए। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डिजिटल मीडिया डे, क्योंकि हम मना रहे हैं डिजिटल मीडिया की हम बात कर रहे हैं कि आखिर डिजिटल मीडिया की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है। इसके लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे ले जाना चाहूंगा। अगर हम बात करें आज से कुछ सालों पहले तक की, जब टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर ये सब माध्यम होते थे, उससे पहले भी सिर्फ रेडियो माध्यम होता था समाचार सुनने के लिए। ऑल इंडिया रेडियो पे समाचार सुना जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे टेलीविजन आया तो दूरदर्शन हुआ करता था जिस पे हम लोग समाचार सुनते थे। फिर धीरे धीरे प्राइवेट मीडिया कंपनीज आई, समाचार और पत्रकारिता में भी विस्तार आने लगा और हर तरह की खबरें जो है वो दिखाई जाने लगी। समाचार पत्र भी आजादी से पहले से चल रहे हैं। अब धीरे धीरे कुछ सालों में डिजिटल मीडिया की भूमिका जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत अहमियत जो है उसकी वो बढ़ चुकी है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो क्या है, आखिर डिजिटल मीडिया की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है? तो यहाँ एक छोटा सा डाटा है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे फेसबुक की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो सोशल मीडिया यूजर है वो तकरीबन 2.77 बिलियन यूजर्स जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो आप समझ ही सकते होंगे कि इतना सारा ट्रैफिक, इतने सारे व्यूअर्स और इतने सारे यूजर्स जो है वो सोशल मीडिया पे है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। अब यहाँ बात करें कि ये क्रांति अचानक से आई कैसे। अगर हम अभी से कुछ साल 2 साल पहले की बात करें तो उस समय इंटरनेट की जो हम बात करते हैं तो इंटरनेट के क्षेत्र में इतनी क्रांति नहीं हुई थी। जब से जियो आया, डाटा की कॉस्टिंग सस्ती हुई, सबका डाटा मिलने लगा, तो तब से डिजिटल मीडिया की भूमिका भी बढ़ने लगी और लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल्स खोलना शुरू किए, अपने वेबसाइट्स बनाना शुरू करी और पत्रकारों ने फ्रीलांसिंग तौर पर अपना पत्रकारिता का जो करियर है वो डिजिटल तौर पर शुरू कर दिया।
अब धीरे धीरे लोगों की अर्निंग्स भी होने लगी। जितने लोग यहाँ डिजिटल काम कर रहे होंगे सबको पता होगा कि गूगल के जरिए, गूगल एडवर्ड के जरिए आपकी अर्निंग्स होती है। यूट्यूब में भी आप एडवर्ड के जरिए एड से अर्न कर सकते हैं। फेसबुक में भी ये प्रावधान अब आ चुके हैं कि फेसबुक में भी आप एडवर्टीजमेंट के जरिए अर्निंग्स जो है वो कर सकते हैं। ब्लॉगिंग्स के जरिए आप अर्निंग्स कर सकते हैं। आप अगर अच्छा कंटेंट लिख रहे हैं तो एफिलिएट मार्केटिंग के जरिए भी आप जो है अर्निंग्स कर सकते हैं। तो यहां मैं सबसे पहले बात जो बताना चाहूंगा, आज जो मेरा मेन विषय है हम दोनों का, वो विषय है कि सभी लोग जो वेबसाइट ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया वेब पोर्टल्स है, हम यूट्यूब, वेबसाइट, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी खबरों को प्रसारित और प्रचारित करते हैं। तो जितने हमारे यहाँ बंधु, पत्रकार बंधु है जो वेबसाइट इस्तेमाल करते हैं और वेब पोर्टल्स चलाते हैं, खबरें सब डालते हैं। अक्सर मैंने देखा है डिजिटल मीडिया के अंदर, और जो बंधु वेब पोर्टल्स इस्तेमाल करते हैं उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि वो खबरें डाल देते हैं कि खबरें लिखी और खबर डाल दी। अब क्या करें? तो क्या सिर्फ महज खबर को वेबसाइट पर डाल देने से आपकी खबर गूगल पे रैंक कर जाएगी, आपकी खबर सर्च इंजन पे दिखने लगेगी? जब तक आपकी खबर सर्च इंजन पे नहीं दिखेगी तब तक आपकी खबर डालने के कोई मायने भी नहीं है। आप ग्रुप्स के अंदर 2-4 ग्रुप्स में, 10 ग्रुप्स में, 20 ग्रुप्स में उसको भेज देते हैं, 10-20 लोग देख लेते हैं। आप लोग कहते हैं कि हमें गूगल से ऐड नहीं आई। बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत होती है तो वो अक्सर कहते हैं कि हमें तो गूगल से ऐड नहीं आ रही। गूगल आपको ऐड तब देगा, गूगल आपको रेवेन्यू तब देगा जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक होगा। अब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा कैसे? गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपने कुछ डाला है? तो उसके लिए वेबसाइट पे आपको करना होता है एसईओ, जिसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल की तरह ऐसे और बहुत से सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है और ऐसे और भी तमाम सर्च इंजन है। लेकिन गूगल सर्च इंजन की लिस्ट में सबसे टॉप पे, यहाँ सबसे ज्यादा लोग जो है वो सर्च करने आते हैं। तो गूगल की अपनी विश्वसनीयता है। गूगल उसी कंटेंट को अपने सर्च इंजन पे दिखाता है जिस कंटेंट में कुछ बात हो, जिस कंटेंट में विश्वसनीयता हो, जो कंटेंट कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग करता हो। अगर आपके कंटेंट में ये बात है तो गूगल आपके कंटेंट को जो है सर्च इंजन पे दिखाएगा। सर्च इंजन पे दिखेगा तो लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे, आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो आपका ट्रैफिक बढ़ेगा, आपका ट्रैफिक बढ़ेगा तो आपको ऐड मिलेगी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। अब लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जो मैंने अक्सर देखा है कि लोग खबर बनाते हैं, खबर डाल देते हैं, खबर को पब्लिश कर दिया और उसके बाद खबर को ग्रुपों में शेयर कर दिया। अब वो सोचते हैं कि हमारी खबर को इतने लोग देख लेंगे, ये हो गया। कई बार तो मसलन मैंने ये भी देखा है, लोग व्हाट्सएप से ही खबर को उठा के उसी खबर को एज इट इज 10 वेबसाइटों में सेम तरीके से डाला हुआ है। ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं करना है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो आप पे गूगल से पलंटी आएगी और आप लोगों की वेबसाइट रैंक करना तो बहुत दूर की बात है, कभी सर्च इंजन पे दिख भी नहीं पाएगी। तो आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट को रैंक पे ला सकते हैं, अपने कंटेंट को, अपने वेब पेजेस को रैंक पे ला सकते हैं, वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये होता क्या है आखिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? इसकी अगर हम बात करें तो वी फिट अवर कीवर्ड्स ऑन अवर वेब पेज, वी वांट टू रैंक। कीवर्ड, जो भी कीवर्ड पे हम अपने वेबसाइट को अपनी रैंक कराना चाह रहे हैं। आप मानिए कि बलिया में अभी पत्रकार के साथ जो हादसा हुआ, पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो बलिया में पत्रकार के साथ हादसा हुआ, बलिया में पत्रकार के साथ हादसा, ये हमारा एक कीवर्ड हो गया। अब हम चाहते हैं कि कोई अगर कोई भी व्यक्ति गूगल पे डाले कि बलिया पत्रकार गोलीकांड, तो आपकी वेबसाइट उस पर दिखनी चाहिए। जैसे कि बड़े चैनल्स की वेबसाइट अक्सर दिखती है, आज तक की दिखती है, जी न्यूज की दिखती है। तो वो दिखने के पीछे बहुत सारा रीजन है। उन लोगों के पास बहुत बड़ी टीम है, वो लोग कंटिन्यूस हर खबर पे अपना एसईओ वर्क करते रहते हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जब आप लोग खबर लिखते हैं, पहले हम एसईओ की यहाँ बात कर रहे हैं कि आपने अपना कीवर्ड जो है वो अपने कंटेंट में फिट करना है, जिस कीवर्ड पे आप रैंक कराना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट को, अपनी खबर को, अपने वेब पेज को। ठीक है, प्राइमरी कीवर्ड मान लीजिए, एक मैं आपको यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं, वेट लूज होम रेमेडीज, ये हमारा एक प्राइमरी कीवर्ड है। हम वजन कम करने को लेकर एक आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, एक हेल्थ के लिए एक आर्टिकल लिख रहे हैं कि अपना वजन कैसे कम करें, तो इसका एक प्राइमरी कीवर्ड है वेट लूज होम रेमेडीज। अपने घर पे कैसे आप अपने वजन को लूज कर सकते हैं घरेलू नुस्खों के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन की। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? जब आप वेबसाइट के अंदर, अपनी वेबसाइट के अंदर, अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए, अपनी वेबसाइट के पेजेस को गूगल सर्च इंजन पे रैंक करने के लिए कीवर्ड्स के जरिए उसको ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल पे दिखे।
अब आपने क्या करना है, सर्च माय कीवर्ड ऑन गूगल, आर्टिकल और कंटेंट, आपने जो भी लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम होम रेमेडीज, वेट लूज को लेके होम रेमेडीज पे लिख रहे थे, वेट लूज होम रेमेडीज हमारा कीवर्ड था, तो हमने उससे रिलेटेड कीवर्ड जो है सर्च किया गूगल पे, या कोई आर्टिकल सर्च किया या कोई कंटेंट सर्च किया। ठीक है, आपने इस कीवर्ड को अपने टाइटल में डालना है। जैसे आपने एक आर्टिकल लिखा है, उस आर्टिकल के टाइटल में कि अपना वजन घटाए, ठीक है, घरेलू नुस्खों के द्वारा कैसे अपना वजन घटाए, तो इस टाइटल के अंदर आपने अपने ये घरेलू नुस्खे से वजन घटाए का जो एक कीवर्ड है, वेट लूज होम रेमेडीज, इसको आपने अपने खबर के टाइटल में डालना है। कीवर्ड्स ऑन योर आर्टिकल या कंटेंट, अब यही कीवर्ड जो है आपके टाइटल में आ गया। टाइटल के साथ साथ आप जो आर्टिकल लिख रहे हैं, उस आर्टिकल के अंदर भी ये कीवर्ड होना चाहिए, आपके उस कंटेंट के अंदर भी ये कीवर्ड होना चाहिए। वेट लॉस होम रेमेडीज, ये कीवर्ड आपके आर्टिकल में भी यूज होना चाहिए, ये कीवर्ड आपके हेडलाइंस में भी यूज होना चाहिए, जो भी आप खबर के लिए हेडलाइंस बना रहे हैं। कीवर्ड ऑन योर यूआरएल, जो हम खबर का यूआरएल बनाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये। आप लोग चाहे तो इसे लिख सकते हैं, आप लोग अगर डायरी पेन लेके बैठे हैं तो आप इन बातों को नोट कर सकते हैं, बातें आगे चल के आपके बहुत काम आने वाली है। जब भी आप कोई खबर लिखने बैठेंगे तब आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जब हम खबर को लिखते हैं, खबर को पब्लिश करते हैं, तो उसका एक शॉर्ट यूआरएल बनता है, खबर का एक यूआरएल होता है, उस यूआरएल में भी आपने अपने कीवर्ड को डालना है, क्योंकि वो यूआरएल जो है वो सर्च इंजन में दिखेगा आपके। कभी भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते तो आप हमेशा देखते होंगे ऊपर टाइटल आता है, नीचे यूआरएल आता है और उसके नीचे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आता है उस खबर से रिलेटेड, उस आर्टिकल से रिलेटेड। तो यही तीन चीजें जो है ये दिखती है, और एक इमेज वाले सेक्शन में इमेज दिखती है, अगर कोई वीडियोस होती है तो वीडियोस वाले सेक्शन में वीडियोस दिखती है। ठीक है, तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। जो बातें मैं बोल रहा हूं इसके बारे में मैं भी आगे आपको और बताऊंगा। आप जो खबर में इमेज डालते हैं, जिस इमेज का आप प्रयोग कर रहे हैं अपनी खबर में, उस इमेज में भी आपने अपने कीवर्ड को डालना है, अपने टाइटल को डालना है, क्योंकि गूगल को आपको बताना पड़ेगा कि आपने ये इमेज क्यों डाली है, इसका पर्पस क्या है, ये इमेज क्या इस कंटेंट के लिए जरूरी था। तो आपको गूगल को ये बात बतानी पड़ेगी, तभी जो है गूगल आपकी पोस्ट को, आपके कंटेंट को बेहतर समझेगा और उसे गूगल जो है अपने सर्च इंजन पर जगह देगा। अब यहां हम बात कर लेते हैं कुछ टूल्स की। आप चाहे तो ये टूल्स लिख सकते हैं। पहला टूल्स है वर्ड काउंटर.net, ये एक वेबसाइट है जहां पर आप वर्ड काउंट कर सकते हैं कि आपके आर्टिकल के कितने वर्ड है। अब मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं और वर्ड्स की एक कंटेंट में क्या अहमियत है, कितने वर्ड का कंटेंट होना चाहिए और ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आप चाहे तो ये टूल्स लिख सकते हैं। एक है स्मॉल एसईओ टूल, ये प्लेजरिज्म चेक करने के लिए है कि आपका कंटेंट कहीं से कॉपी तो नहीं है। कभी भी कंटेंट लिखे, कंटेंट को लिखने के बाद उसका प्लेजरिज्म जरूर चेक करें, नहीं तो गूगल की तरफ से आपको पेनल्टी मिल सकती है। जैसे कि मैं अक्सर अपने वेबिनार्स और सेमिनार्स में बात करता आया हूं कि कंटेंट जो है वो हमेशा से किंग है। ठीक है, नो मैटर हाउ एक्सपर्ट यू आर इन एसईओ, इफ योर कंटेंट हैव अ वैल्यू यू लेट्स गो एंड ऑप्टिमाइज इट। मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने एक्सपर्ट हो एसईओ में, अगर आपके कंटेंट में वो वैल्यू है तो आप उसको ऑप्टिमाइज कीजिए और वो गूगल के सर्च इंजन पर दिखने लगेगा। तो कंटेंट लिखने के लिए हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आपको एक तो यूनिक कंटेंट लिखना चाहिए और फ्रेश कंटेंट लिखना चाहिए। कुछ यूनिक हो, एक नीश टॉपिक को आपका, किस नीश टॉपिक पे हमें लिखना है, आपने हेल्थ पे लिखना है, तो एक यूनिक आपका कंटेंट होना चाहिए और कंटेंट आपका फ्रेश होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए कहीं से भी। यू मस्ट नॉट टू कॉपी अदर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड कंटेंट। जो कंटेंट किसी और ने पब्लिश दोबारा कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे पब्लिश नहीं करेंगे, अदरवाइज यू विल बी पेनलाइज्ड बाय गूगल। गूगल आपको इसके लिए पेनलाइज करेगा अगर आप किसी के पब्लिश किए हुए कंटेंट को दोबारा से पब्लिश करते हैं। तो ट्राई टू राइट एज अ फ्रेश एज यू कैन फ्रॉम योर बॉटम ऑफ हार्ट, मतलब आप अपने दिल से जितना अच्छा और बेहतर लिख सकते हैं आप उतना बेहतर इसमें लिखिए। अब प्लेगरिज्म की हम यहाँ बात कर रहे थे। प्लेगरिज्म है क्या? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप दूसरी वेबसाइट पे पब्लिश हुए कंटेंट को दोबारा से अपनी वेबसाइट पे पब्लिश नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक टूल आता है, स्मॉल एसईओ टूल।
जिस पे जाके आप अपने कंटेंट को डाल सकते हो और आप चेक कर सकते हैं कि आपका कंटेंट किसी से मैच खाता हुआ तो नहीं है, किसी वेबसाइट पे ऑलरेडी पब्लिश तो नहीं है। कई बार क्या होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी या दूसरे रिपोर्टर्स वालों के साथ भी हमारे रिपोर्टर्स हमें खबर भेजते हैं और हम एज इट इज खबर को उठाकर अपनी वेबसाइट पर लगा देते हैं। हम उसे चेक ही नहीं करते कि इस बंदे ने कहीं से कॉपी मार के तो नहीं खबर भेज दी है। तो उसको आप लोग हमेशा ऑलवेज चेक करें। उसके लिए जो टूल मैंने आपको बताया स्मॉल एसईओ टूल, उसको आप नोट डाउन कर ले, वहां जाके आप अपने कंटेंट का प्लेगरिज्म जो है वो चेक कर सकते हैं। वंस यू राइट मस्ट चेक द प्लेगरिज्म ऑफ कंटेंट। जब भी आप अपने कंटेंट को लिख ले तो उसका प्लेगरिज्म जरूर चेक करें। योर कंटेंट मस्ट बी मिनिमम 80% यूनिक। आपका जो कंटेंट है वो कम से कम 80% यूनिक होना चाहिए, मतलब 80% वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, कहीं से भी कॉपी नहीं लगना चाहिए। अब हम यहाँ बात करते हैं वर्ड काउंट की, कि आपके कंटेंट में कितना वर्ड काउंट होना चाहिए। राइट मोर देन मिनिमम 1000 वर्ड। जब भी आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो कोशिश करिए कि 1000 शब्दों से ऊपर का जो है आप कंटेंट बनाए, 1000 शब्दों से ऊपर की जो है खबर बनाए। इफ यू विश टू रैंक इन गूगल सर्च इंजन, अगर आप चाहते हैं गूगल सर्च में आपका कंटेंट दिखे तो कोशिश करें कि कम से कम 1000 शब्दों का आपका आर्टिकल हो, 1000 शब्दों की आपकी खबर हो। इट हैज बीन सीन दैट वर्ड काउंट ऑफ 1500 to 2000 वर्ड रैंक वेरी ऑफ्टन। मतलब 1500 से 2000 के बीच में वर्ड के बीच में जो आर्टिकल लिखा होता है उसके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं गूगल के सर्च इंजन पे रैंक करने के। लैंग्वेज जो है इसके अंदर आपकी इजी होनी चाहिए। ट्राई टू राइट एज इजी एज पॉसिबल यू फील, मतलब जितना आप इजी महसूस कर सकते हैं, जितना सरल महसूस कर सकते हैं उतना ही सरल लिखे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ताकि लोगों को वो चीज आपकी समझ में आए। सिंपल इंग्लिश इसमें आप यूज करें, ठीक है। रैंक्स बेटर देन कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश। कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश की जगह आप जहां सिंपल इंग्लिश अगर यूज करेंगे तो वो आपके आर्टिकल को रैंक कराने में ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। ट्राई टू अवॉइड पैसिव वॉइस। जब भी आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं तो पैसिव वॉइस में उसको ना लिखने की कोशिश करें, बल्कि उसको हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखें। राइट स्मॉल सेंटेंस ऑफ 10 to 12 वर्ड मैक्सिमम। कोई भी सेंटेंस लिख रहे हैं तो अपना जो सेंटेंस है आप उसको 10 से 12 शब्दों का सेंटेंस लिखिए, इससे ज्यादा उसको मत लिखिए। तो ये तो बात हो गई वर्ड काउंट की और प्लेगरिज्म की और कंटेंट किस तरीके से होना चाहिए। अब यहाँ बात करते हैं कंटेंट लिखने के बाद अपने कंटेंट को सजाना कैसे है। मतलब कंटेंट दिखना अच्छा चाहिए। कोई भी रीडर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब क्या है, सर पैर क्या है। एक कोई खबर है आप मान लीजिए, तो वो खबर बिल्कुल तरीके से आप सजा के उसको लिखे ताकि सामने वाले को समझ में आए कि आपने लिखा कैसे है। डिवाइड योर कंटेंट एंटायर कंटेंट इनटू अ सेपरेट पैराग्राफ। सबसे पहले आपने जो भी 1000 शब्दों का अपना आर्टिकल लिखा है उसको सेपरेट कर लीजिए पैराग्राफ्स के अंदर। पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4। 4 पैराग्राफों में आप अपने कंटेंट को सेपरेट कर लीजिए। ट्राई टू कीप इट ओनली अप टू 70 to 80 वर्ड्स ऑन ईच पैराग्राफ। कोशिश कीजिए कि 70 से 80 शब्द जो है वही आपके एक पैराग्राफ में होने चाहिए। मतलब प्रति पैराग्राफ आपके 70 से 80 शब्द होने चाहिए, इससे ज्यादा शब्दों का आप इस्तेमाल ना करें। ऑलवेज यूज बुलेट पॉइंट्स टू मेंशन योर स्टेप ऑफ स्टेप कंटेंट। It give a lot of value to your content for SEO lot mean a lot। मतलब आप हमेशा अपनी खबर में कुछ बुलेट पॉइंट्स मेंशन कीजिए जिससे कि वो आपकी खबर को एक वैल्यू दे, ताकि कोई अगर आपकी पूरी खबर नहीं भी पढ़ना चाहता हो तो वो ऊपर के बुलेट पॉइंट से समझ जाए कि अगले पैराग्राफ में क्या है। पूरी खबर को एक जैसी एक तरफा लिखने की जगह आप उसको पैराग्राफ्स में लिखिए और पैराग्राफ्स के ऊपर उसका कुछ बुलेट पॉइंट दे, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि अगले पैराग्राफ में ये बात बताई गई है। आपके रीडर्स का इंटरेस्ट जो है वो पढ़ने के लिए बना रहे। फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट बी अ हेडलाइन विच विल गेट अ टैग ऑफ H1। आप जो पहला पैराग्राफ लिखते हैं, आप अगर आप लोग वर्डप्रेस में की वेबसाइट यूज करते हैं और वहां एडमिन पैनल पे जाके आप लोग खबर लिखते हैं, तो जो पहला पैराग्राफ होता है उस पे आप ऊपर जाके H1 आपको टैग देना है, हेडलाइन टैग, हेडलाइन विच विल गेट अ टैग H1। आपको इस तरीके से लिखना है। पहला जो आप हेडलाइन लिखेंगे उससे आप H1 टैग देंगे। करेक्ट लैंग्वेज, आपको हमेशा करेक्ट ग्रामर यूज करनी है। ये ध्यान रखना है कि ग्रामेटिकली कोई भी मिस्टेक जो है वो आप ना करें या कम से कम मिस्टेक करें। आप लोगों को स्पेलिंग अवॉइड करने, स्पेलिंग एरर्स जो है, जो आपके स्पेलिंग में एरर्स है उसको आप लोगों ने अवॉइड करना है। नो अननेसेसरी पंक्चुएशन मार्क्स।
मतलब बिना नेसेसरी के कोई पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो आप लोगों को नहीं देने। नो कलर फॉन्ट्स एंड एक्सेसिव कैपिटलाइजेशन, ना तो आपको अपने फॉन्ट्स को ज्यादा बोल्ड करके दिखाना है और ना उनमें कोई कलर देना है, उसको एज सिंपल रखना है आप लोगों ने, ठीक है। अब यहां बात कर लेते हैं हम लोग गेम ऑफ कीवर्ड की। कीवर्ड का क्या रूल है? विदाउट कीवर्ड इंस्टेशन नो एसईओ हैपन एवर, मतलब बिना कीवर्ड डाले आपके आर्टिकल का कभी भी एसईओ जो है वो नहीं हो सकता। इसमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्लेसमेंट और कीवर्ड प्रोक्सिमिटी। कीवर्ड वर्ड डेंसिटी रेशियो क्या होता है? मतलब एक आर्टिकल में कितना कीवर्ड आप मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। यू हैव टू यूज मिनिमम 1%, मैक्सिमम 2.5% कीवर्ड रेशियो, मतलब एक आर्टिकल में आप सिर्फ 1% या ज्यादा से ज्यादा 2.5% जो है वही कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें 500 शब्दों का आपका कंटेंट है तो उसमें आप 5 टाइम अपने कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। और अगर आपका जो कंटेंट जो है वो इससे ज्यादा लंबा है तो उसमें आप मैक्सिमम जो है 13 टाइम अपने कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। 2400 वर्ड का अगर आपका कंटेंट है तो उसमें आप 35 टाइम पे अपना जो भी आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा टाइम यूज करेंगे तो कीवर्ड स्टफिंग पेनल्टी जो है वो आपको गूगल की तरफ से मिल सकती है। कीवर्ड की प्लेसमेंट कैसे करनी है अब ये भी एक बार समझ लीजिए। हेडिंग ऑफ वन कंटेंट मस्ट कंटेंट प्राइमरी कीवर्ड, जो भी आप हेडिंग दे रहे हैं उस हेडिंग में आपका कीवर्ड होना चाहिए प्राइमरी, जिसको लेकर आप अपने कीवर्ड को जो है रैंक कराना चाहते हैं। मान लीजिए अगर आप ब्रेकिंग न्यूज को रैंक कराना चाहते हैं तो वो ब्रेकिंग न्यूज आपकी हेडलाइन में होना चाहिए। फर्स्ट लाइन ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ मस्ट कंटेंट यू प्राइमरी कीवर्ड, पहली जो आपकी लाइन है उसके अंदर आपका कीवर्ड जो है होना चाहिए। मतलब अगर आप पहली लाइन में लिख रहे हैं तो इस समय बलिया से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, तो इस तरीके से ब्रेकिंग न्यूज का आपका कीवर्ड हेडलाइंस में भी आ गया और आपके पहले पैराग्राफ में भी आ गया। एवरी पैराग्राफ मस्ट कंटेंट एट लीस्ट, मतलब आपके हर पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आप कोशिश कीजिए कि आपका जो कीवर्ड है वो एक बार जरूर इस्तेमाल जो है हो। और वन प्राइमरी कीवर्ड इंटरेस्टिंग ऑफ द प्लेसमेंट सेंटेंस, एक कीवर्ड जो है आप अपने यूआरएल में भी इसको इस्तेमाल कीजिए और एक कीवर्ड आप अपनी इमेज में जो खबर से संबंधित इमेज डाल रहे हैं उसमें भी इस्तेमाल कीजिए। तो कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी की हम बात कर रहे थे। आप इसमें एक चीज और भी ध्यान रखिए कि आप यहाँ पे पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल जो है वो भी कर सकते हैं कीवर्ड में। मतलब अगर आपको लगता है कि एक कीवर्ड है आपका, जैसे डॉग ट्रेनिंग एक कीवर्ड है, अगर आप इसे 5 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आप इसका पर्यायवाची शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डॉग ट्रेनिंग की जगह पपी ट्रेनिंग को भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से ट्रिक्स लगा के भी आप ज्यादा जो अपने कीवर्ड्स को ज्यादा से ज्यादा आप लोग यूज कर सकते हैं। तो ये थी एसईओ को लेकर कुछ बातचीत, ऑन पेज एसईओ को लेकर ये कुछ जानकारी जो है वो मैंने आपको दी कि किस तरीके से आपको अपनी खबर पे अपनी वेबसाइट पे एसईओ करना है। अगर आप लोग वर्डप्रेस यूज करते हैं तो उसमें भी एक एसईओ का टूल आता है। अविनाश जी, वो एसईओ का टूल कौन सा है? योस्ट एसईओ के नाम से एक टूल आता है। उस प्लगइन्स को भी आप अपनी साइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके जरिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपने आर्टिकल की एसईओ रैंक चेक करने में कि आपका आर्टिकल कितना करेक्ट है एसईओ के हिसाब से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है ऑन पेज एसईओ। और आप लोगों के अगर कोई भी सवाल है तो इसके बाद आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ एक बात जाते जाते मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी जो हालात है डिजिटल मीडिया को लेकर, लगातार डिजिटल मीडिया जो है वो अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है। इसका असर हम यहीं से देख सकते हैं कि बड़े से बड़ा चैनल भी इस दौर में शामिल है और कहीं ना कहीं बड़े चैनलों को इस बात का ही डर है कि ये पत्रकार भी जो है डिजिटल मीडिया में उनसे ज्यादा आगे है। हम देखते हैं कि कुछ ऐसे चैनल्स भी है जिनके पास इतना सारा फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उनका बहुत अच्छा नाम है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों को एक बार फिर आगे बढ़ने का मौका जो है वो दिया है, क्योंकि लोग बाग अब घरों में टेलीविजन नहीं देखते, कोई भी खबर देखनी होती तो हम ब्रेकिंग्स के जरिए देखते हैं। इसका ताजा उदाहरण मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप पे भी अब बड़ा मीडिया चैनल आप लोगों को इनवाइट करने लगा है कि व्हाट्सएप पे वो आपको डेली की खबरें जो है वो भेज रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जरिए जिसके जरिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं डिजिटल मीडिया में।
कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा थर्ड पार्टी एप्स पे डिपेंड ना रहे। मेरे कहने का मतलब है जैसे यूट्यूब है, ये थर्ड पार्टी ऐप है, ये कभी भी आप पे किसी भी तरीके का एल्गोरिदम लगा के, किसी भी तरीके की आप पे पेनल्टी लगा के, किसी भी तरीके की कंटेंट का आप लोगों पे पेनल्टी लगा के आप लोगों के चैनल को भी बंद कर सकता है। तो हम लोग भी बहुत जल्दी, हम लोगों ने IPTV का एक कॉन्सेप्ट शुरू किया है, तो सभी वेब पोर्टल्स वाले जो वेब पोर्टल्स चला रहे हैं हमारे पत्रकार बंधु, वो अपने चैनल को 24 घंटे लाइव चला सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, अपनी एप्लीकेशन पे, सोशल मीडियाज पे। तो इसके लिए भी किसी को जानकारी चाहिए होगी तो वेबिनार के बाद वो हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। तीर्थंकर जी, अविनाश जी, आपने 6 महीने का कोर्स को मुझे लगता है कि 20 मिनट में समझा दिया है। हाँ, मुझे मालूम है कि ये समय पर्याप्त नहीं है, हाँ, लेकिन हम ये 2 युवा साथी से हमेशा हम सहयोग लेते रहेंगे और जिस भी बंधु को आवश्यकता है तो ये इनका संपर्क हम लोगों से कर सकते हैं, इनसे कर सकते हैं और इनका कार्यक्रम हम बराबर कराते। अपने एक वरिष्ठ साथी हैं हरियाणा प्रदीप से, उन्होंने हैंड रेज कर रखा है, अगर कोई प्रश्न पूछना है तो हैंड रेज आपका है भाई साहब। तो बहुत वरिष्ठ साथी हैं हमारे, और बंसल जी हैं जी, बंसल जी बहुत वरिष्ठ साथी हैं, हैंड रेज है, ये शायद कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो बताएं भाई साहब, आपका एक एक शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। आप अनम्यूट करें भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनम्यूट करें। क्वेश्चन आवर लास्ट में रखते, वैसे अब योगराज जी को बुलवा लेते। ठीक है, क्वेश्चन आवर के बाद में करवा लीजिएगा। अब वरिष्ठ साथी है, एक बार देख लेते हैं करेक्ट हो पाते हैं। प्रश्न उत्तर अभी नहीं, अभी एक बहुत महत्वपूर्ण सेशन अपने बीच आने वाला है, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर का रखें। आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है बंसल साहब, एक बार थोड़ा ऑडियो को चेक करके और फिर से हैंड रेज कर सकते हैं। मैं तब तक अपने एक बहुत ही वरिष्ठ साथी और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे वरिष्ठ साथी योगराज शर्मा जी हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और साथ ही साथ इनका सबसे बड़ा परिचय, आपका 10 से ज्यादा ऑनलाइन पोर्टल आप चलाते हैं, एक धर्म का है, 2 बिजनेस है, 7 न्यूज चैनल है, यूट्यूब और वेब चैनल है जो वेबसाइट से भी लाइव होता है। वर्ष 2010 जिस समय डिजिटल मीडिया उतने अपने रंग में नहीं था, तब से यूं कह सकते हैं कि शुरुआती दौर से ही आप यूट्यूब चैनल 2007 से ही चला रहे हैं, और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया पे इनसे ज्यादा एक्टिव कोई साथी नहीं होगा। फेसबुक पे इनके 11 पेजेस हैं, 5 ग्रुप है, और आपके व्हाट्सएप पे भी 8000 से ज्यादा आपके मित्र ऑलरेडी हैं। तो ऐसे साथी हमारे बीच हैं और इनका एक मार्गदर्शन हमारे लिए बड़ा ही यूजफुल रहेगा। आज का विषय डिजिटल का है और मुझे लगता है कि डिजिटल माध्यम से आपने जितनी प्रसिद्धि पाई है, जितना आपने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है, तो उसी माध्यम को थोड़ा बताएंगे कि हमारे अन्य साथियों को भी आज के इस सेशन से लाभ हो सके। श्रीमान योगराज शर्मा जी। सभी साथियों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मौका दिया, मैं पाया। आभार करूंगा संजय जी का और नरेंद्र भंडारी जी का, जो हमारे नरेंद्र भंडारी जी बहुत ही वरिष्ठ साथी, साथ में मिलकर प्रिंट की पत्रकारिता की, उसके बाद मैं टीवी चैनल्स के अंदर शिफ्ट हुआ और फिर भी लगातार हमारा संबंध उसी तरह बना रहा और संपर्क बना रहा। करीब 25 साल मीडिया के अंदर मुझे हुए, जिनमें पहले 10 साल प्रिंट मीडिया में काम करने का मौका मिला, जिसमें हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर जैसे अखबारों में काम किया, और उसके बाद फिर टीवी में जाने का मन हुआ। 2005 में सहारा टीवी गया, 2008 में इंडिया न्यूज चैनल लॉन्च करने की टीम का हिस्सा बना, और फिर इंडिया न्यूज हरियाणा चैनल
22 दिनों के अंदर लॉन्च करने का एक कम समय मिला था, लेकिन अच्छा चैनल लॉन्च हुआ। उसके बाद फिर A to Z चैनल के एडिटर की जिम्मेदारी मिली, हरियाणा न्यूज टीवी चैनल के एडिटर की जिम्मेदारी मिली और MH1। तो ये सब जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो अनुभव था, उसमें साथ साथ बदलने का मौका बीच में मिलता रहा सोशल मीडिया से। 2007 में जैसा आपने बताया, मैंने एक YouTube चैनल की शुरुआत कर दी थी। शौक से शुरुआत की थी कि अपने वीडियो कैसे डाल सकते हैं, कुछ हल्की जानकारियां, कुछ आर्टिकल, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज, वो बनाने का एक शौक था। लेकिन जब टेलीविजन के अंदर हम आए और टेलीविजन में हमने ये देखा कि एक टीवी चैनल में हम एक दिन के अंदर 4-4 आधे घंटे के विशेष प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम अपने जो वेब माध्यम है हमारे, उनमें हम अपनी शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज या न्यूज या किसी भी तरह के वो प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते। वो सोच के फिर हम आगे उस तरफ ध्यान दिया गया और फिर वर्ष 2010 से कहा जा सकता है कि मैंने सोशल मीडिया की शुरुआत की, जब फेसबुक उस समय ज्यादा एक्टिव था। तो फेसबुक एक ऐसा माध्यम था कि धीरे धीरे उसमें हमारे जितने कॉन्टेक्ट्स हैं वो सारे मुझे फेसबुक पर मिलते गए और उन मित्रों को हम अपना संदेश जल्दी और आसानी से पहुंचा सके, ये सोच के जो है ना फेसबुक की शुरुआत की, उसका प्रोफाइल बनाया, अपने पेज तैयार किए। लेकिन उस समय ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि जिस आज डिजिटल मीडिया डे को मनाने के लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं, ये इतना बड़ा रूप ले लेगा, ये उस समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था। धीरे धीरे शुरुआत हुई, एक के बाद एक नई जो तकनीक आती रही सोशल मीडिया की या डिजिटल मीडिया की, उसको अपनाते हुए साथ साथ चलते रहे। और एक स्पेशल चीज मेरे साथ हमेशा रही, भंडारी जी ध्यान देते थे कि मैं एक कैमरा हमेशा साथ रखता था, चाहे वो प्रिंट मीडिया का टाइम रहा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम रहा हो, या फिर अब सोशल मीडिया का टाइम है। एक कैमरा हमेशा अगर साथ होगा तो अच्छे विजुअल, अच्छे फोटो हमें जो है वो जरूर मिलते हैं। और वो अच्छा कंटेंट, जो ताजा कंटेंट अगर हम कहीं भी पोस्ट करते हैं तो वो उसका असर हमें मिलता है। वो एक बड़ी मदद मुझे मिली। तो अगर आज डिजिटल मीडिया की बात की जाए तो डिजिटल मीडिया वो मीडिया है, कोई भी मीडिया का ऐसा माध्यम जो मशीन रीडेबल फॉर्मेट्स हैं, चाहे वो उसमें यूट्यूब हो, हमारे पोर्टल्स हैं, या अब सोशल मीडिया का जो नया ट्रेंड आया, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये जो प्लेटफॉर्म्स आए हैं, ये व्हाट्सएप भी इससे जोड़ सकते हैं। इन लोगों ने मिलकर हमारे जो, भले ही हम पोर्टल्स चलाने वाले लोग हों या यूट्यूब चलाने वाले लोग हों, हमारी चीजों का प्रचार प्रसार और ज्यादा बढ़ाया है। हम इन सोशल मीडिया का कह सकते हैं कि जितना इस्तेमाल करते हैं, मैंने एक पोर्टल के अंदर एक खबर डाल दी या एक यूट्यूब के अंदर एक मेरी न्यूज आ गई या आर्टिकल आ गया, उसका लिंक बहुत जगह ज्यादा फैल सके, उसके लिए जब हम ट्विटर का भी सहारा लेते हैं, हम फेसबुक के पेजेस पे भी उस लिंक को डालते हैं, उसी को हम लिंक्डइन में हम पोस्ट करते हैं। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। पहले हम सिर्फ जो है मेल के जरिए भेज पाते थे, कोई लिंक अगर कहीं भेजना होता था तो एक जीमेल में 500 लोगों तक एक मेल भेजा जा सकता था। अब वो उसकी कह सकते हैं कि एक्सपेंड हो गया और हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है कि हम अपना जो लिंक है वो ज्यादा लोगों तक शेयर कर पाए। क्योंकि हालांकि मैं ऐसा कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इसे कहा जा सकता है, लेकिन हाँ अनुभव है अपना, उस अनुभव को शेयर करने का आज आप लोगों ने मुझे मौका दिया है। तो जैसा हमारे मित्रों ने अभी पोर्टल्स के बारे में बताया था, मैं एक जानकारी आपको यूट्यूब चैनल्स के बारे में जरूर देना चाहता हूँ। और वो जानकारी मुझे बहुत ज्यादा पहले नहीं पता थी। आज से सिर्फ 6 महीने पहले मेरे पास एक मेल आया, किसी सज्जन ने लिखा कि यूट्यूब कोर्स करना चाहे तो 699 रुपीज जमा कराए। मैंने करा दिए। उन्होंने 15 दिन मुझे वीडियो कुछ भेजे, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। सीखने की कोई उम्र नहीं, मैं आज भी सीखना चाहता हूँ, आगे भी सीखता रहूंगा। उसमें जो 3 पॉइंट प्रमुख जो मुझे लगता है कि उसका जो सार है
वो मैं आपके सामने जरूर बताना चाहूंगा कि जो मित्र YouTube पर एक वीडियो डालते हैं, उस वीडियो के अंदर 3 चीजें वो जरूर शामिल करें। वो वीडियो हमारे कई मित्रों की जो वीडियो मेरे पास आती है उनमें देखा है नहीं है। सबसे पहले जो आपका चैनल का अबाउट है, अबाउट में 1000 शब्द लिखने की परमिशन होती है। अबाउट आप पूरा लिखें। आपके अबाउट में जो लिखा गया है आपके चैनल के बारे में, आपके बारे में जितनी चीजें लिखी गई हैं, वही सर्च होकर आपके पास व्यूअर को लेके आती है। सबसे पहले आप एक पैरे में आप अपना जो है अपना परिचय लिखें, चैनल के बारे में लिखें कि आपका चैनल किस विषय को लेकर है। वो न्यूज का है या हेल्थ का है या किसी जिम का है या एजुकेशन का है, किसी भी तरह का चैनल हो सकता है, उसके बारे में लिखें। फिर उसके बाद आप ये कोशिश करें कि उसमें ये लिखें कि यू कैन फाइंड द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आप 10 सवाल बनाएं, ऐसे 10 सवाल जिन्हें लोग YouTube पर सर्च करते हैं। वो सवाल जब लिखेंगे तो आपका चैनल जल्दी उसके अंदर सर्च में आएगा। यानी कि आप सवाल लिख दीजिए, जैसे जिम का एक चैनल है तो वो लिख सकता है कि विच इज द बेस्ट जिम इन दिल्ली NCR, व्हाट आर द प्रोसीजर्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग। इस तरह के जो हम सर्च करते हैं जो सवाल, वो सवाल आपके अबाउट के अंदर अगर आएंगे तो आपका जो ये चैनल है वो ज्यादा लोगों को आएगा। तो एक प्रोग्राम सही नहीं हो रहा लिंक में जी, एक चीज जो मुझे ये सीखने को मिली कि हमारा चैनल का अबाउट वो बहुत मजबूत होना चाहिए। 1000 शब्द हमें मिले हैं तो वो इस्तेमाल करें। दूसरी बात, जो हमारे न्यूज की हेडलाइन होती है, उस हेडलाइन में कैची वर्ड्स यूज करते हुए 100 अक्षरों का जो है उसके अंदर ऑप्शन है, वो पूरे 100 शब्दों का इस्तेमाल करें और न्यूज के 2-3 पार्ट्स में लिखें ताकि वो शब्द हो जो सर्च किए जाते हैं आमतौर पर। हेडलाइन एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तीसरा जो ज्यादातर लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं वो है यूट्यूब के उस हेडलाइन के नीचे डिस्क्रिप्शन की जगह है। डिस्क्रिप्शन वाली जगह पर 5000 शब्द एक वीडियो में लिखने की आपके पास जगह है, स्पेस है। तो उस डिस्क्रिप्शन में लिखें कि हमारी जो न्यूज है उसकी डिटेल क्या है। आप चाहे उसकी पूरी खबर नीचे आप डाल सकते हैं, प्लस ये लिख सकते हैं कि ये न्यूज किसने लिखी, किसके द्वारा तैयार की गई। अपने सोशल मीडिया लिंक्स है जिनका आप प्रचार करना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन में नीचे रख सकते हैं। वो एक अच्छी चीज होगी जो आप तक लोगों को ज्यादा लेकर आएगी। ये 3 चीजें प्रमुख हैं। और सबसे चौथी प्रमुख चीज है, वीडियो के नीचे ऐड मोर का ऑप्शन आता है, क्लिक करते ही टैग्स आएंगे। टैग्स जरूरी हैं। आप उस न्यूज से रिलेटेड जितने टैग वर्ड्स जो है उसमें डालेंगे उतना ही सर्च ज्यादा हो गया। तो ये 4 चीजें ऐसी हैं जो एक किसी भी खबर को या एक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जैसा कि अविनाश जी ने बताया, SEO सिस्टम जो उसका है वो ये है, टैग्स का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा उस YouTube के वीडियो के इन 4 चीजों को जरूर जोड़ें। जहां तक रिसर्च बताती है कि अब सोशल मीडिया का चलन बढ़ा है, लोग बाहर और पर नहीं जाते हैं और उनके मोबाइल में जो कुछ है वो उनके लिए सब कुछ है। यानी कि आज हमारे मोबाइल में ही खबरें, आज हमारे मोबाइल में ही मनोरंजन, आज हमारे मोबाइल में ही एजुकेशन, उसी में हेल्थ, सब कुछ उसके अंदर है। स्पोर्ट्स भी उसमें है, बिजनेस भी उसमें है। तो हम ये देखें कि इस समय क्या कंटेंट चल रहा है, हम वो कंटेंट तैयार करेंगे तो जो प्रचलन में है वो जितना तैयार करेंगे उसके फायदे ज्यादा होंगे। इसमें एक चीज और मैं आपको जोड़ना चाहूंगा कि करीब एक दिन में एक व्यक्ति अगर इंडिया में कहा जाए तो करीब 144 मिनट के करीब सोशल मीडिया में टाइम देता है। और इसकी शुरुआत जो है सोशल मीडिया की, हम सब जानते हैं कि टेलीफोन और फैक्स से शुरुआत हुई थी और आज बढ़ते हुए हम ट्विटर, लिंक्डइन, फेसबुक सब कुछ आ गए। करीब 73% लोग इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं
यूथ आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पर बहुत ज्यादा हो गया है। तो जो लोग हमारे पुराने साथी हैं, पुराने पत्रकार मित्र हैं, वो करीब 6 मीडिया प्लेटफॉर्म को अपनाने की कोशिश करें। नंबर 1 इंस्टाग्राम, नंबर 2 ट्विटर। जितने पॉलिटिकल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग हैं वो सब ट्विटर पर है। यूथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर है। व्हाट्सएप पर लगभग सब है। इस तरह से 73% के करीब इंस्टाग्राम का इस्तेमाल होता है, 50% के करीब ट्विटर का इस्तेमाल होता है, 20% के करीब जो है फेसबुक के यूजर्स हैं और यूट्यूब के 31% के आसपास यूजर्स हैं। तो ये एक अनुमान है जैसे कि अब अवेलेबल है मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर। तो ये कहा जा सकता है कि अब इन सब प्लेटफॉर्म्स पर हमें आना होगा। अगर हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो ज्यादा अच्छा है कि हम इन 6 चीजों पर एक साथ रहें। जिन्होंने ये अकाउंट्स नहीं बनाए हैं, ट्विटर पे नहीं बनाया तो वो बना लें, इंस्टाग्राम पर नहीं बनाया तो वो बना लें। पेज तैयार करें जिस विषय को लेकर हम जिस विषय को लेकर काम कर रहे हैं उसके पेज बनाएंगे तो हो सकता है कि हम अपनी को ज्यादा पहुंचा पाएंगे। और दूसरी बात ये कि फोटो का इस्तेमाल जो है जितना ज्यादा होता है सोशल मीडिया में, वीडियो का जितना ज्यादा इस्तेमाल होता है, हमारे वो जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उतने ज्यादा लोकप्रिय होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि एक फोटो हजारों शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ऐसे ही वीडियो भी सेम ऐसे है, वायरल होते हैं। अब धीरे धीरे अगर हम पत्रकार इस सोशल मीडिया की तरफ एक्टिव हुए हैं तो धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी अपने सोशल मीडिया और आईटी ग्रुप्स बनाने शुरू किए हैं। उन्होंने अपनी सूचनाएं भेजना शुरू किया। हालांकि कहा जा सकता है कि अभी जो राज्य स्तरीय पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भले ही खाली प्रेस रिलीज या इन्विटेशन इन सोशल मीडिया ग्रुप्स में भेजती है। अब ये होने वाला है कि प्रदेश या राज्य नेशनल लेवल की जो लोग हैं वो अपनी वीडियो बाइट्स भी हमें इसी सोशल मीडिया के माध्यम से भेजना शुरू कर देंगे। ऐसी मेरी कई जगह बात हुई और वो लोग विचार कर रहे हैं। जैसे मैं प्रदेश का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक पार्टी की बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई। उन्होंने कहा कि अब जरूरत आ गई है कि सुबह के टाइम ज्यादातर टीवी चैनल्स जो है वो ब्लैंक होते हैं। ये एक सत्य है कि सुबह टेलीविजन जो होते हैं अखबार पर निर्भर होते हैं और शाम को अखबार टेलीविजन पर निर्भर होते हैं। सुबह के टाइम टीवी के पत्रकार ज्यादा नई खबरें नहीं ला पाते, 10 बजे तक उन्हें लगभग पुरानी खबरें करनी पड़ती हैं। तो ऐसे में अब धीरे धीरे पॉलिटिकल लोग या जो न्यूज भेजने वाले लोग हैं वो धीरे धीरे इस विषय पर आने वाले हैं कि वो सुबह के टाइम अखबार पढ़कर उन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया टीवी चैनलों को और हमारे जैसे यूट्यूब चैनल्स, पोर्टल्स को वीडियो बाइट्स के रूप में भी भेजना जल्दी शुरू कर देंगे। ये बदलाव आप सब लोगों ने शुरुआत की है और फॉलो करना पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों को। अब रही बात ये कि जिस तरह से बहुत ही सराहनीय प्रयास वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन ने, आदरणीय भंडारी जी ने शुरुआत की है, हम सब उनके साथ हैं और हम सरकार से आरटीआई लगाकर ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में कुरेद कर जितने प्रश्न करेंगे उतना बेहतर होगा। उनसे पूछेंगे कि आपकी क्या पॉलिसी है, आपका डिजिटल मीडिया क्या कहता है, आपके डिजिटल मीडिया में हमारे पोर्टल्स का क्या योगदान है, हमारे यूट्यूब चैनल्स का क्या योगदान है। एक पेज पर अगर 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं तो वो क्या आपके डिजिटल भारत बनाने के अंदर जो है वो उसका कोई योगदान नहीं है, उनको कैसे शामिल किया जा सकता है। आरटीआई लगाई जाए, ज्यादा से ज्यादा मंत्रियों को समझाने की ये कोशिश की जाए कि हम जो डिजिटल मीडिया के काम करने वाले लोग हैं उनकी आवाज को पार्लियामेंट में उठाया जाए, प्रश्नकाल में उठाया जाए और उन पर एजेंडा तय हो पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में, ताकि इस पर जो भंडारी जी चाहते हैं, आप संजय जी आप चाहते हैं और पवन जी जैसा बता रहे थे, वो सब चीजें पार्लियामेंट तक लाकर कानून बनवाने की जो जिम्मेदारी है, आप सब वरिष्ठ साथी जो प्रयास कर रहे हैं, मैं आप सबके साथ हूं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद योगराज शर्मा जी। आपने बहुत सरल शब्दों में इतने गूढ़ और इतने महत्वपूर्ण विषय को बड़ा ही साधारण तरीके से रख दिया, असाधारण तरीके से रख दिया, और निश्चित रूप से हमारे डिजिटल मीडिया के सभी साथी इससे लाभान्वित होंगे। अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, और कार्यक्रम के इस आगे बढ़ाने में जो अपना आखिरी पड़ाव पे जो है, उसके पहले अपने पास 5 मिनट का समय है। जो साथी कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं योगराज शर्मा जी से, तीर्थंकर सरकार जी से, या भंडारी जी से, या अपने अनूप चौधरी जी से, तो इन लोगों को मैं आमंत्रित करता हूं, लेकिन हैंड रेज करके वो प्रश्न पूछना है। तो सबसे पहले एक बार फिर से अपने वरिष्ठ साथी बंसल जी हैं, इनसे मैं देखता हूं अगर इनसे बात हो जाए। अनम्यूट करें बंसल जी, अनम्यूट करें अपने आप को, आप म्यूट हैं। सो गए? अनम्यूट करें भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अनम्यूट करें। और किन से पूछना चाहते हैं वो एक बार बता भी देंगे तो अपने को ध्यान में आ जाएगा। फिर से एक बार बंसल जी से हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। इस बीच में सुनील गुप्ता जी ने हैंड रेज किया है, और हमारे उत्तराखंड के आप प्रभारी हैं, उत्तराखंड में WGI के विषय को भी देखते हैं। तो सुनील गुप्ता जी, आप अपना प्रश्न किनसे पूछना चाहते हैं, पूछे। मेरा प्रश्न तीर्थंकर सरकार से है कि जो उन्होंने ऐप बताए हैं अभी, टूल जो बताए हैं, उनको जरा फिर से रिपीट कर दें या स्क्रीन पे लिख दें, हम लोगों को पूरा ठीक से उनके नाम नहीं समझ में आए। इसके लिए आपको टूल चाहिए? मैंने यहाँ काफी सारे टूल बताए थे, मैंने काफी सारी चीजों के लिए टूल बताए थे। एक टूल है वर्ड काउंट। अच्छा, ये है स्मॉल एसईओ टूल। आप स्मॉल एसईओ टूल गूगल पे लिखेंगे तो smallseotool.com वेबसाइट खुलेगी, वहां पर जाके आप अपना प्लेगरिज्म चेक कर सकते हैं। ओके, प्लेजरिज्म की स्पेलिंग बोल दीजिए। प्लेजरिज्म। स्मॉल एसईओ टूल, ये आपने गूगल पे सर्च करना है। ठीक है। ये एक और बताया था आपने, एक wordcounter.net, ये आपके शब्दों की लिमिट चेक करने के लिए कि आपने कितने शब्दों का आर्टिकल लिखा है। ठीक, थैंक यू। अब अपने बीच में शिव नारायण जी हैं। शिव नारायण जी अनम्यूट करें और प्रश्न किनसे पूछना है उनका नाम बताएं। हैंड रेज कर दे भाई साहब, मैं खुद ही आपसे आग्रह कर लूंगा जी। शिव नारायण जी अनम्यूट करें, अनम्यूट। प्रश्न किनसे पूछना है वो बताते हुए। हाँ सर, मैं योगराज शर्मा जी से प्रश्न करना चाहता हूँ, और सबसे पहले मैं डिजिटल मीडिया दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देवभूमि जनसंवाद की तरफ से आप सबको देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। योगराज शर्मा जी इनके प्रश्न का समाधान करें जी। पूछिए। हाँ सर, मैं पूछ रहा था यूट्यूब और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जो है अकाउंट किस तरीके से हम बना सकते हैं, क्या आप इसमें थोड़ी जानकारी लिखित में दे सकते हैं? जो योगराज शर्मा जी जाता है, जो आपका जीमेल अकाउंट है जी वही आपका यूट्यूब अकाउंट है जी। जीमेल में एक जब ऊपर देखते हैं तो 8-9 बिंदियां बनी होती हैं, वहां क्लिक करेंगे तो यूट्यूब आएगा जी। ऊपर जाकर आप साइन इन करेंगे तो जो आपका जीमेल का यूजर नेम और पासवर्ड है वही आपका यूट्यूब का यूजर नेम पासवर्ड होगा, और बिना कोई 1 रुपया खर्च किए आपका यूट्यूब चैनल तैयार है। आप उस पर वीडियो पोस्ट करें, उस चैनल का नाम बदलना चाहें वो बदल सकते हैं। और इसी तरह से इंस्टाग्राम पर भी आप जाएं, एक नॉर्मल अपने मेल और मोबाइल नंबर से एक अकाउंट तैयार करें और उसका अपनी मर्जी का पासवर्ड चुनें और उसमें मित्रों को जोड़ना शुरू करें। धीरे धीरे जितने लोगों को आप फॉलो करेंगे, संवाद करेंगे, वो आपकी तरफ जुड़ते चले। थैंक यू सर, थैंक यू। अपने वरिष्ठ साथी
अजय वर्मा जी हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे थे जी। सवाल पूछे जी। मैं पहले, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बताएं। भाई मैं नरेंद्र भंडारी जी, आपका और सभी का मैं अभिवादन और अभिनंदन करता हूं। 4 वर्षों से आप लोग इस कार्यक्रम को निरंतर करते चले आ रहे हैं, एक बहुत अच्छी बात है। जहां पर देश में प्रधानमंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही है, ऐसे में डिजिटल की तमाम समस्याएं हैं हमारे सोशल मीडिया पर। जैसा कि इससे पहले हमारे उन्होंने चौधरी साहब ने अपनी बात रखी, सबसे अच्छी तरीके से समझाया है सरकार और अविनाश कुमार जी ने। मैं इन लोगों से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ और डिजिटल इंडिया के बारे में, जो डिजिटल कार्यक्रम को लेकर के आज ये किए गए आयोजन में जो उन्होंने सविस्तार सोशल मीडिया पर होने वाले तमाम कार्यक्रमों के बारे में और सविस्तार बताया है, वो एक प्रभावित करना और लोगों को उसकी जानकारी भी अच्छी होगी। बाकी हम सब आपके साथ हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और खास करके अपने पवन श्रीवास्तव जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस आपके वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया को उठाने के लिए परिश्रम के साथ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अजय वर्मा जी, आपका स्वागत है। और हम लोग निरंतर कार्यक्रम करते हैं, आपको आमंत्रित करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार अपने वरिष्ठ साथी हैंड रेज अभी तक है बंसल जी का, तो मैं निवेदन करूंगा कि अनम्यूट करके बोलने का प्रयास करें। नहीं भाई, अभी भी आवाज आपकी नहीं आ पा रही है, नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ पा रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है, बिल्कुल फिर से नहीं जुड़ पाए आवाज नहीं आने के चलते। तो अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं कार्यक्रम के। अब सब समाप्त हो गया है। अब प्रयास न्यूज से प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, जल्दी से एक सवाल पूछ लीजिए। तो सरकार साहब से मेरा छोटा सा प्रश्न है कि हमारी जो वेबसाइट है उसका अधिक से अधिक ग्रोथ हम कैसे कर सकते हैं? हेलो सर, मुझे क्वेश्चन करना है, तो प्लीज मुझे थोड़ा सा सब लोग म्यूट करें, किन्हीं का प्रश्न नहीं आ पाएगा। सरकार साहब से मेरा एक प्रश्न है कि हमारी वेबसाइट को अधिक से अधिक व्यूवर्स हम कैसे बढ़ा सकते हैं? जी, किस नाम से आपकी वेबसाइट, मुझे एक बार बताएंगे? प्रयासन्यूज.com के नाम से है जी। प्रयासन्यूज.com। प्रयासन्यूज.com। अच्छा ठीक है, मैं एक बार आपकी वेबसाइट देख लूंगा, देखने के बाद ही मुझे बेहतर पता चल पाएगा कि अभी क्या परफॉर्मेंस आपकी वेबसाइट की है और क्या उसमें काम करना जरूरी है। बाकी मोटी मोटी बात जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप वेबसाइट को बेहतर तरीके से मतलब चाहते हैं, उसमें ज्यादा विजिटर्स आए, तो ट्रेंडिंग खबरों पे आप ध्यान दीजिए। इधर उधर की छोटी खबरें करने की जगह ट्रेंडिंग खबरों पे ध्यान दीजिए। गूगल ट्रेंड्स पे जाकर आप डेली के टॉपिक्स देख सकते हैं कि कौन सी खबर, कौन सा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है। वहां से आप उस टॉपिक को उठा के, उस टॉपिक से रिलेटेड जो कीवर्ड है उसको लेकर आप अपनी खबर तैयार कर सकते हैं और उसको अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं, जिससे उस ट्रेंडिंग टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे मान लीजिए आज अगर प्रणब मुखर्जी की तबीयत खराब है, वो टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, उस पे 5 मिलियन व्यूअर्स है, तो उस पर अगर आप कोई खबर बनाते हो उस कीवर्ड को लेकर, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे भी आएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने 1 मिनट का समय चाहता हूँ भाई साहब। अब हम लोग समाप्ति की तरफ आ गए हैं। अच्छा जी। अब फिर से अपने इम्तियाज जी। जी सर। अजय जी, हम लोग फिर से बात कर सकते हैं? हाँ, सब राइट फिर से जी कर सकते हैं हम लोग। तो अब मैं सभी आप बोलिए, जल्दी बोलिए। 1 मिनट का समय चाहता हूँ आप सभी को। मेरा नमस्कार और क्षमा चाहता हूँ थोड़ी सी देरी से आने के लिए। स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण काफी समय से जो है ना संपर्क नहीं कर पाया हूँ मैं, पिछली मीटिंग में भी नहीं आ पाया था। तो भंडारी सर, अनूप सर और सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को डिजिटल मीडिया दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूँ जल्द से जल्द आप लोगों को पूरा योगदान दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इम्तियाज साहब, आप जल्दी स्वस्थ हो जाए और फिर से अपने काम पे लौटे। दिल्ली की टीम आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। अब मैं अपने राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र भंडारी जी और अपने अध्यक्ष श्रीमान अनूप चौधरी जी की अनुमति चाहूंगा कि आज का जो सबसे महत्वपूर्ण जो
एक अंश है जिसमें अनाउंस किया जाता है नाम का, तो आपकी अनुमति हो तो नाम का अनाउंसमेंट किया जाए। हाँ, नाम का अनाउंसमेंट करो आप जी। और नाम के अनाउंसमेंट के पहले नरेंद्र जी अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो बताएं। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अनम्यूट करें भाई साहब, अनम्यूट करें नरेंद्र जी, अनम्यूट करें। अपने बैकग्राउंड में थोड़ा सा, क्योंकि इसका अब आज के कार्यक्रम का हम लोग अंतिम पड़ाव पे है और सबसे महत्वपूर्ण जो घोषणा होनी है कि 717 जो अपने पास आवेदन आए हैं उसमें से 270 के लगभग पत्रकार बंधुओं को सम्मानित किया गया। सम्मान के युग तो सब लोग थे, लेकिन जो हमने पैरामीटर रखा था उसके बेसिस पे जो तय किया गया उसमें लगभग 270 के करीब है। सबका नाम बोलना है, संस्था का नाम बोलना है, तो इसलिए नरेंद्र भंडारी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक बार आप बताएं, आपकी अनुमति है? अनम्यूट करें, म्यूट नहीं, अनम्यूट, अनम्यूट करें भाई साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। और सब लोग अपने आप को म्यूट कर लें। जी जी बताएं भाई साहब। संजय जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, बताएं। हाँ, और दो सूचनाएं साथियों को देना चाहता हूँ। पहली सूचना तो ये है कि हमारे जो 3 टेक्निकल एक्सपर्ट हैं आज जो बैठे हुए हैं, अविनाश कुमार सिंह, तीर्थंकर सरकार और योगराज शर्मा जी, इन तीनों के मोबाइल नंबर हमने जो इस कार्यक्रम को लेकर 4 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। 4 व्हाट्सएप ग्रुप बने इस वेबिनार को लेकर। उन चारों व्हाट्सएप ग्रुप में इन तीनों साथियों के मोबाइल नंबर अभी थोड़ी देर में इस वेबिनार खत्म होते हुए मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप कोई भी टेक्निकल जानकारी लेना चाहे तो इनसे खुद जानकारी ले सकते हैं। और कोरोना की वजह से हम लोग हालांकि हम वर्कशॉप कराते रहते हैं, पर कोरोना की वजह से जो 1-to-1 वर्कशॉप नहीं हो पा रही है, तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है कुछ हम लोग वर्कशॉप भी करा सकें। इसके अलावा अभी जो है संजय उपाध्याय जी लिस्ट आपके सामने रखेंगे। ये लिस्ट जो है हम थोड़ी देर में जो है जो हमारे 4 व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं वेबिनार के, वो पूरी की पूरी लिस्ट जो है वेबिनार पे होगी। और जिन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, जिनको अवार्ड मिल रहे हैं, उन सबके सर्टिफिकेट वो हम कल से देना शुरू करेंगे। वो व्हाट्सएप ग्रुपों पर सर्टिफिकेट मिलेंगे आपको, पर्सनल नहीं आएंगे किसी के पास। जो 4 व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उन 4 व्हाट्सएप ग्रुप में सर्टिफिकेट आएंगे, उन्हीं में से आप अपना सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं और उन सर्टिफिकेट पे अपनी फोटो लगाइए और ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया में उसको प्रचारित करिए। ये हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। और मैं चाहूंगा कि उस आगे की कार्यवाही जो है, जो अंतिम कार्यवाही है, संजय जी उपाध्याय करेंगे और उसके बाद अध्यक्ष जी है उसका समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। संजय सर जी संजय सर 1 मिनट का मैं टाइम लूंगा। नहीं अभी नहीं भाई साहब, मैं बहुत क्षमा चाहूंगा, बहुत देर से हम लोग जुड़े हुए हैं, अब चूंकि उतना समय नहीं है। 270 लोगों का नाम बताना है। हाँ, तो एक बार मैं सब लोगों का एक बार नाम बता रहा हूं। जिन साथियों को किया गया है उनको भी पहले से शुभकामना मैं दे दूं, और जिनका नाम किसी कारणवश इसमें नहीं आ पाया, उनको भी शुभकामना अगले वर्ष के लिए। सबसे पहले आभा यादव जी news85.in से आपको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। अभिषेक कुमार त्रिपाठी जी दैनिक महाराजगंज न्यूज से, अभिषेक पांडे जी CG टुडे न्यूज से, आदर्श TS जी हिंदुस्तान मलयालम से, आदित्य उपाध्याय जी प्रयास न्यूज से, अजय गुप्ता जी मंगला टाइम्स से, अजय गुप्ता जी फेस ऑफ इंडिया से, अजय कुमार नायर जी पेरियार न्यूज से, अजीत सिंह जी नेशनल समाचार से, आलम जी टीवी समकारा से, अमन अवस्थी जी JJ न्यूज से, अमित चौधरी जी आज तक खबरें से, अमित कुमार गुप्ता जी भारत लाइव से, अमित कुमार पांडे जी संज्ञान न्यूज से, अनिल सैनी जी यूपी न्यूज से, अनीस गौर जी CNN न्यूज से, अंकिता मिश्रा जी मॉडर्न श्राइन से। अपने आप को म्यूट कर ले, म्यूट करें, मैं निवेदन कर रहा हूं म्यूट करें, अन्यथा नहीं जा पाएगी नाम। फिर अनीस गौर जी CNN न्यूज से, अंकिता मिश्रा जी मॉडर्न श्राइन से, अनोखे लाल द्विवेदी जी आनंद टीवी लाइव से, अंशुल वालसे जी द इंडियन न्यूज सिटीजन से,
अनुराग शर्मा जी एनसीआर क्राइम न्यूज से, अर्चना तिवारी जी पहल टुडे से, अर्पित श्रीवास्तव राज दिशा न्यूज से, अरुण कुमार जी संज्ञान दृष्टि से, अरुण निशाना जी हिंद न्यूज टीवी से, अरविंद कुमार शर्मा जी न्यूज 360 टीवी से, आर्यन सिंह राजपूत चंपारण मीडिया से, आशीष आनंद अभी तक न्यूज से, आशीष कुमार साइंस वाणी न्यूज से, अशोक धवन SNI से, अतुल गंगवार जी बिहार अपडेट से, अतुल सचदेवा जी राजनीतिक राजपथ न्यूज से, अवनीश कुमार त्यागी जी टारगेट टीवी से, अवतार सिंह गिल जी चैलेंजर रिपोर्टर से, अवधेश पांडे जी दस्तक टाइम से, आजाद तोमर जी हर खबर मीडिया से, बीके प्रधान जी इंडिया नाउ से, बाला साहब आम्बेकर जी आसजा से महाराष्ट्र से, भूपेंद्र सिंह जी प्रिंसिपल भूपेंद्र से, बीजू हरियाल जी न्यूज इंडिया से, चौधरी अफजल नदीम जी दैनिक समाचार से, दानिश खान जी सूरज केसरी से, देवेंद्र भारद्वाज जी जुल्म आज तक से, देवेंद्र सिंह जी ग्लोबल पंजाब से, दीपक सेन जी न्यूज स्टंप से, दीपक शर्मा जी अतुल लोकतंत्र से, देवभूमि जन संवाद से, देवेंद्र कुमार जी अभी तक न्यूज से, देवेंद्र सिंह कोहली जी कौमी मार्ग से, धर्मेंद्र जैन जी कुमुद संदेश से, धर्मेंद्र कुमार जी लाइव न्यूज से, धीरज राय जी लाइव इंडिया खबर से, दिलशाद अहमद जी इंडिया आज तक से, दिलशाद खान जी संज्ञान न्यूज से, दिव्या ज्योति सक्सेना जी सूचना ऑनलाइन से, डॉक्टर रामजी शरण राय जी आरबी न्यूज से, डॉक्टर कुंवर प्रदीप ठुकराल जी इंडिया ठुकराल ग्रुप से, दुर्गेश मिश्रा जी आज का आदित्य से, अवदीप जी फ्रीलांस वर्क करते हैं, फौजिया जी न्यू भारत लाइव से, गणेश महादेव सिंधे जी टाइम्स लाइव न्यूज से, गणेश प्रसाद जी लाइव इंडिया न्यूज से, गिरिधर चौधरी जी टीवी न्यूज से, गिरिराज गिरजा शंकर राय जी उत्तर प्रदेश से, पत्रकार प्रेस परिषद से, गोपाल प्रसाद मदरलैंड वॉइस से, गोविंद वर्मा अब तक टीवी चैनल से, गुलफाम खान मान समाचार से, गुरदयाल सोनी ह्यूमन राइट लाइव से, गुरलीन कौर जी खैन पंजाब मीडिया से, HM गुप्ता जी अजंता न्यूज से, हरपाल सिंह जी KK न्यूज से, हसमत अली खान जी संज्ञान दृष्टि से, हेमा शर्मा जी इनसाइड दिल्ली से, हिमांशु जैन जी प्रथम झलक से, हितेश सुखाड़िया जी देश गाथा समाचार से, हनी सहगल जी समाचार 24+ से, इमरान खान जी आप अभी तक से, इम्तियाज अहमद जी सफर आपके साथ से, इंद्रजीत जी न्यूज 24 से, ईशान राय जी IR ब्लॉग से, ईश्वर शुक्ला समाचार भास्कर से, जहानारा वीडियो वॉलेंटियर से गोवा से है, जयपाल जी खबर तक मीडिया से, जयप्रकाश विश्वकर्मा जी ऑनलाइन वन इंडिया टीवी से, जयशंकर सुमन जी हिट इंडिया न्यूज से, शरीश मलिक जी सरकार की कहानी से, जावेद जायदी जी CB न्यूज से, जय निवास कामगार न्यूज से, जितेंद्र पाल जी न्यूज फोकस से, जितेंद्र बच्चन जी राष्ट्रीय जनमोर्चा से। संजय जी लिस्ट जो है ना अभी उस पर डाल देंगे हम लोग अपने सिस्टम पे, व्हाट्सएप पे, और क्योंकि अध्यक्ष जी ने बोलना है अभी, अध्यक्ष जी ने लास्ट में बोलना है, सिर्फ 2 या 3 मिनट रह गए हैं। हाँ, तो अब लगभग जितने लोगों का लिस्ट है वो ग्रुप में सबको डाल दिया जाएगा, और चूंकि समय कम है इसलिए सब लोगों का नाम पढ़ना संभव नहीं हो पाया,
लेकिन फिर भी हमने लगभग 100 के करीब लोगों का नाम पढ़ दिए हैं। बाकी लगभग 270 के करीब लोग हैं और सबका नाम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। एक कल से सबको जाना शुरू हो जाएगा। किसी को विलंब होता है तो 1-2 दिन का इंतजार कर लेंगे, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन नाम में घोषित लोगों को ही दिया जाएगा। इसलिए अब नाम को आप सब लोगों के पास पहुंच जाएगा इसका लिस्ट जो है। और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान अनूप चौधरी जी को आमंत्रित करता हूं कि आप हम लोग का मार्गदर्शन भी करें और धन्यवाद ज्ञापन भी करें। श्रीमान अनूप चौधरी जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है संजय जी? जी जी बिल्कुल आ रही है। पहले तो सबसे पहले मेरी उन सभी लोगों को बधाई, शुभकामनाएं जिन्हें आज सम्मानित किया गया है, और भविष्य में ये लोग आगे बढ़े, ऐसी मेरी सोच है। जैसा कि भंडारी जी ने कहा, जो लोग रह गए उनको निराश नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा हर साल होता है, वो प्रयास करेंगे। अगला वर्ष उन्हीं का है। डिजिटल मीडिया डे आज का जो ये पावन अवसर है, ये पिछले 4 साल से जो ना भंडारी जी की अगुवाई में पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये पहला मौका है कि हम वेब के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए ही आमने सामने हैं, रूबरू हैं। अन्यथा तो दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा एक फंक्शन होता था जिसमें देश भर के पत्रकार खुद मौके पर आते थे, अपने सर्टिफिकेट, नाम, ट्रॉफी लेके जाते थे और अपने अनुभव शेयर करते थे। अब चूंकि कोरोना काल में मिलना तो संभव नहीं था, फिर भी संजय जी ने और भंडारी जी ने इतने कम समय में इतना सफल प्रोग्राम किया है। मैं इन दोनों को भी बधाई देता हूँ, और आप सब लोग जितने जुड़े हैं पूरे देश से, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। हाँ, ये मैं आपको जरूर नसीहत करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए आप अपना योगदान हमेशा देते रहें। ये आपकी भावी पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो है ना प्रोग्राम रहेगा। आने वाला भविष्य जो है ना वो डिजिटल का ही है। डिजिटल इंडिया और डिजिटल सोशल, ये सब ही आगे होने वाला है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि डिजिटल डे जो है ना धीरे धीरे हिंदुस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में छाए, ताकि आज हम जो है ना कंप्यूटर में, ऑनलाइन मीडिया में दुनिया को टक्कर दे रहे हैं, तो एक दिन हम इस दिवस को मनाएंगे तो लोग मानेंगे कि हाँ भाई, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान ने सबसे बड़ा योगदान दिया है। और भंडारी जी समेत सभी को 270 लोग हैं, तो कहाँ से बोलेगा? हाँ, संजय जी को लोग बोल रहे हैं, बस भंडारी जी, उपाध्याय जी अध्यक्ष, इन सबको फिर बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा। सब जितने भी नाम जीते हैं उनको भी मेरा धन्यवाद है, आशीर्वाद है, बधाई है और शुभकामनाएं हैं। ठीक है, मैं इससे ज्यादा और नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपने हम सबों का मार्गदर्शन हमेशा करते रहते हैं और अस्वस्थ होने के बावजूद भी आपका जो सहयोग अपने को मिलता है वो हमारे लिए आशीर्वाद है, और इसी कारण से हम कुछ थोड़ा बहुत जो भी संभव हो पाता है कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज के इस कार्यक्रम को लेकर जो जिनका विशेष धन्यवाद हम लोग को अर्पित करना है वो श्रीमान रोहित जी हैं, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को उपलब्ध करवाया और हम अनइंटरप्टेड इस कार्यक्रम को करते रहे हैं। तो रोहित जी, श्रीमान रोहित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपने साथी जो वरिष्ठ साथी जिनको हम लोग सुनना चाहते थे, श्रीमान बंसल जी,
वो उनकी आवाज नहीं आने के कारण वो अपने साथ शुरू से अभी तक तो बने हुए हैं। उनकी मुस्कान भी हम देख रहे हैं, लेकिन उनको सुन नहीं पाए। तो इसका अफसोस है, फिर कभी हम लोग बाद में सुनेंगे आपको। और भी अगर कोई सूचना अगर है नरेंद्र जी तो बताएं, अन्यथा इस कार्यक्रम को समाप्त करने का मैं बस मैं संजय जी बस लिस्ट जारी कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जो वेबिनार वाले ग्रुप हैं, 4 हमारे ग्रुप है वेबिनार के, वो लिस्ट वहां पर सब लोग देख सकते हैं। और सर्टिफिकेट कल से मिलने शुरू होंगे, सर्टिफिकेट कल से आएंगे। कल सुबह से कोशिश करेंगे कि सर्टिफिकेट मिलने शुरू हो जाए। आप उसमें अपनी फोटो लगाएं साइड में, और उसको ज्यादा से ज्यादा जो है सोशल मीडिया में प्रचारित करें। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, जो भी है सारे सिस्टम पे डालें। अपने एक युवा साथी है इंडिया न्यूज से, ये बार बार कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन जब इनका समय रहता है वो बोले। आप 1 मिनट में अगर कुछ कह सकते हैं तो बोलिए। इंडिया न्यूज से जो साथी हैं अपना नाम बताते हुए बोलिए। मेरा नाम जावेद अख्तर हुआ, इंडिया न्यूज से मैं हूँ और भोपाल बिहार से बिलोंग करता हूँ। सर आप सभी को डिजिटल मीडिया की हार्दिक शुभकामनाएं। सर मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अभी बिहार में चुनाव है। सर बिहार में चुनाव है और अभी फिलहाल सर बिहार में चुनाव है, तो सर इस चुनाव के लिए कार्य के प्रति मांगे हैं तो सर वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के थ्रू चाहिए। उसको हम लोग इंडिविजुअल बात करके आप कर सकते हैं, उसमें बात करेंगे। आप सब हमारे साथ जुड़े और पूरे 2 घंटे अपने साथ, बहुत सारे साथी हैं लेकिन आज इतने साथी जुड़े हैं वो बोलना संभव नहीं है। आज अपने को सुनना ज्यादा फायदेमंद अपने लिए रहा है। हालांकि संजीव सिंह जी अपने वरिष्ठ साथी हैं और मीडिया से जुड़े हुए रहे हैं और इनका भी काफी अनुभव रहा है। तो बहुत साथी हैं, नीलेंद्र पाठक जी हैं अपने बहुत बड़े साथी हैं जिनको सुनना अपने लिए बड़ा ही लाभदायक होता है। अगले प्लेटफॉर्म पे हम आप सबको सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको से। थैंक यू सर, इस सम्मान के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद नरेंद्र भैया, धन्यवाद भंडारी सर, नमस्कार, धन्यवाद।